Hello guys, this is Pranav Sharma. I have secured AIR 107 in this year's UPSC Civil Services examination. I am here to interact with you all and help you in your preparation of UPSC. If you have any doubts, you can always ask in the chat box. I have opened the live chat, it is available to me. Now I will be first. I will be what will the format of this session that I will start. I will tell about my journey. मैं अपने बारे में पूरा आपको बताऊंगा. जो भी उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो आप चैट में जरूर पूछ लीजिए. जी. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. मैंने ये तैयारी 2020 में कोविड के दौरान शुरू की और लगभग 5 साल का मेरा ये पूरे जर्नी रहा और इसमें ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें मुझे फाइनली 107वीं रैंक हासिल हुई है और मुझे भारतीय विदेश सेवा मिलने का पूरा संयोग है इस रैंक के ऊपर. तो ठीक है. तो मेरा ऑप्शनल मनप्रीता मैथ्स था और मैथ्स में मेरे इस बार 271 नंबर हैं और उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. बाकी मैं ऑप्शनल पे भी आऊँगा आगे. अभी जो फ्लो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं. तो जैसे मैंने बताया ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था. पहले अटैम्प्ट 2021 में मुझे मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. फिर 2022 में मैंने जो दूसरा अटैम्प्ट दिया उसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ परंतु मेंस क्लियर नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया वो भी मैं अभी विस्तार में आपसे चर्चा करूँगा. 2023 में मैंने ब्रेक लिया. 2022 वाला जो मेंस था मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से दिया था पर उसमें मार्क्स कम रहे तो मैंने ऑप्शनल अपना चेंज किया और मैथ्स लिया और 2024 में फिर मैंने मैथ्स ऑप्शनल से मेंस लिखा है और इस बार मतलब फॉर्चुनेटली मेरी रैंक आई है. तो जो मेरा ऑप्शनल स्विच करने का जो फैसला था उससे हमें एक सीख मिलती है कि जब भी हम अपना ऑप्शनल लें यूपीएससी की तैयारी में तो हमेशा सोच समझ के लें ताकि लंबी जर्नी, क्योंकि ये जर्नी आपकी 2 से 3 साल 4 साल की हो सकती है, तो आप बीच में अपने ऑप्शन को लेके मिस आउट फील ना करें और हमेशा दिल लगा के ऑप्शनल की पढ़ाई कर पाएँ. तो सोशियोलॉजी में मेरे साथ यही इशू हो रहा था कि मैं उसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था जितना ऑप्शनल की डिमांड होती है. तो इसलिए मैंने फिर मैथ्स लिया और मैथ्स का मेरा बैकग्राउंड भी था कि कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक की थी तो मैथ्स का तो हल्का-फुल्का पहले से नॉलेज थी. गेट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, जेईई के टाइम पे मैथ्स पढ़ी थी तो इसलिए मैथ्स की तरफ मैं स्विच की. अब हाँ, तो पहले आते हैं प्रीलिम्स की तैयारी पे. तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी देखिए लगभग जनवरी के बीच से आप स्टार्ट करें और फेजेस में तैयारी करें. जैसे पहले 1.5 महीने 2 महीने आप सारे स्टैटिक सोर्सेज निपटाएंगे क्योंकि स्टैटिक के बिना आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते. करंट अफेयर्स के बेसिस पे खाली आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते. आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए स्टैटिक का बेस चाहिए. करंट अफेयर एज ऊपर से गार्निशिंग की तरह आएगा और आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा. और स्टैटिक के लिए आप बेसिक सोर्सेज जो हर बंदा आके आपको बोलता है, एक सोर्स, हर एक सब्जेक्ट का एक सोर्स आप लेके चलेंगे. ज़्यादा सोर्स आप इकट्ठे करेंगे, आप कलेक्टर बनने से पहले कलेक्टर बन जाएंगे, बुक कलेक्टर बन जाएंगे आप. तो आप हमेशा लिमिटेड सोर्सेज लेके चलें. एक सब्जेक्ट का एक सोर्स. हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी 11वीं के एनसीईआरटी दोनों भाग 1 भाग 2. ऐसे ही साइंस एंड टेक में आप साइंस एंड टेक की कोई बुक सच अवेलेबल नहीं है हमारे एस्पिरेंट्स के पास, तो आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठाइए और साइंस एंड टेक पढ़िए. एनवायरनमेंट में भी आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठाइए. जैसे मैंने लेवल अप करके कोचिंग है, संतोष सर हैं, तो संतोष सर का साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट मैंने वहाँ से कवर किया था. इंटरनेशनल मैपिंग, इंडियन मैपिंग के लिए भारत दर्शन करके एक सीरीज़ है अंडरस्टैंड यूपीएससी पे, वो आप ज़रूर देखें. इंटरनेशनल मैपिंग के लिए संतोष सर की यूट्यूब पे वीडियोस फ्री हैं, वो आप देखिए. और
रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के लिए आप बिल्कुल बेसिक्स कवर कीजिए और करंट अफेयर्स लेके आइए। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए एक मैंने शंकर गणेश करके किताब आती है, बहुत पतली सी 150 पेज की किताब है, बहुत पतली किताब है। वो आप पढ़ेंगे, आपका पूरा इकोनॉमिक्स बेसिक्स आपके रिवाइज हो जाएगा। और उसको आप सप्लीमेंट कर लीजिए, बजट के यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस आते हैं, इस तरह से आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। पहले आप स्टैटिक जितना मजबूत कर लेंगे उतना ही आपके पेपर में स्कोर ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ जो प्रीलिम्स में ज़रूरी है वो है PYQ पे ध्यान देना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट 2 से 3 बार, तो आप वो स्कोर नहीं ला पाएंगे जिससे आप बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जैसे कट ऑफ लगभग 85 के आसपास जाता है, तो आपको 105, जैसे मेरे नंबर 106 के आसपास दोनों जो प्रीलिम्स में निकले उसमें 106 नंबर मेरे आए हैं। तो 106 नंबर के आसपास मतलब आपको कंफर्टेबल फॉरेस्ट की कट ऑफ भी निकालनी है प्रीलिम्स में, तो आपको स्टैटिक अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और PYQ आपको 2 से 3 बार करने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए मैंने नहीं खरीदी आज तक किसी की भी। मार्केट में अवेलेबल होते हैं पेपर फोटो कॉपी की दुकान पे। आप वहाँ से किसी भी कोचिंग का टेस्ट उठाइए, घर पे बैठ के खुद से 2 घंटे दे के प्रॉपर उसको सॉल्व कीजिए और सोल्यूशन अवेलेबल है, उसके बाद सोल्यूशन में से चेक कीजिए और जो आपको कमी लग रही है वो अपने नोट्स में ऐड कीजिए। उस टेस्ट पेपर को आप वापस नहीं उठाएंगे, उसको बस आपने एक बार सॉल्व किया, जो आपको कमी लगी वो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। एम आई क्लियर? तो ये आपका प्रीलिम्स का पूरा तरीका रहेगा पढ़ने का। पहले रहेगा स्टैटिक बेसिक, जो मेरे को बिल्कुल ऑन द टिप्स होने चाहिए। दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तीसरा है आपका टेस्ट, जो आप घर पे बैठ के भी करें कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 घंटे आपको पूरे 2 घंटे देने हैं। हो सकता है कि आपको पेपर ना आता हो और पेपर आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, पर आपको 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। बिल्कुल शांत माहौल में जैसे असली पेपर में आप बैठेंगे वैसे उस पेपर को दीजिए और घर पे बैठ के कीजिए और मल्टीपल इटरेशंस में पेपर कीजिए। जैसे मेरा जो तरीका था पेपर सॉल्व करने का एग्जामिनेशन हॉल में प्रीलिम्स का, वो ये है कि पहला 1 घंटा मैं मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक मैं जाऊँगा और स्कैन करता हुआ जो क्वेश्चन मेरे को आराम से आता होगा वो मैं वहीं पे मार्क करूँगा, जो नहीं आता होगा उसको मैं गोला लगाऊँगा और ऐसे करते-करते मैं 1 से लेकर 100 पर पहुँच जाऊँगा। फिर जो मैं OMR भरूँगा जो क्वेश्चन मैंने टिक किए थे, और जो क्वेश्चन गोले वाले क्वेश्चन रह गए थे जो नहीं कर पाया था, जिनमें मैं खाली 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था, अब मैं उन पे आऊँगा और अगले 1 घंटे मैं उनको सॉल्व करूँगा। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स। ये आप टेस्ट सीरीज में पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर इसको असली पेपर में जाके कीजिए। अब आते हैं मेंस पे। देखिए, मेंस की तैयारी आपकी प्रीलिम्स के बाद नहीं होगी। मेंस की तैयारी आपकी, अगर आप 2026 का पेपर दे रहे हैं तो मेंस की तैयारी आपकी आज से स्टार्ट होनी चाहिए और दिसंबर तक मेंस के आपके लगभग बड़े-बड़े सब्जेक्ट एटलीस्ट पूरे हो जाने चाहिए। बड़े-बड़े सब्जेक्ट मतलब बिग 4, बिग 5 बोल देते हैं वैसे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एथिक्स। ये आपके एटलीस्ट दिसंबर तक पूरे होने चाहिए। फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर प्रीलिम्स के बाद आप मेंस स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेंस की तैयारी का जो मेरा फंडा है वो सिंपल है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं वर्किंग प्रोफेशनल था तो मेरे पास समय बहुत कम रहता था, तो मैंने शॉर्ट नोट्स और ऑनलाइन नोट्स बनाए ताकि मैं मेट्रो में जाते हुए या बस में जाते हुए या इवन ऑफिस में अगर आप लंच में बैठे हैं तो आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि आप घर जाएंगे तभी रिवाइज कर पाएंगे, आप कहीं भी हैं आप नोट्स खोलिए और कोई एक टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। तो ये मेंस में आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। वन नोट ऐप पे मैंने नोट्स बनाए थे, और शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाए। किसी भी सब्जेक्ट पे 250 वर्ड से ज़्यादा का कंटेंट आपके पास नहीं होना चाहिए किसी भी एक चैप्टर पे। जैसे अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो 250 से ज़्यादा वर्ड का आपके पास कंटेंट होगा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो अपना कम कंटेंट रखिए और उसको याद करके यूज़ करने का ट्राई कीजिए। तो ये तरीका रहता है मेंस का। ये होता है मेंस के नोट्स बनाने का तरीका। दूसरा जो चीज़ होती है मेंस में वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट थे वो ही PYQ आपके मेंस में इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्या होगा,
आप पीवाईक्यू उठाएंगे, एक खाली शीट लेंगे और उस खाली शीट पे आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि इससे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या क्या डायमेंशन जनरेट हो रही है। जैसे मान लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में आएगा पॉलिटिकली क्या हुआ, सोसाइटी में उस टाइम की क्या सिचुएशन थी, इकोनॉमिकली फ्रांस का क्या हाल था, कोई सडन इवेंट क्या हुआ। ऐसे ये तरीका रहता है हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि मैं पॉइंट्स ला पा रहा हूँ या नहीं ला पा रहा हूँ, सोचिए उसको। असली पेपर में जाके ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है, ब्रेनस्टॉर्म होगा घर पे और वहाँ जाके आप सीधा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने काफ़ी की थी और मेरा इस बार मेंस में स्कोर 110 नंबर से बड़ा है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप ज़रूर कीजिए। खाली शीट लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ लें उसका, और ट्राई कीजिए पेन से कि कैसे आप उस क्या क्या डायमेंशन आप जनरेट कर पा रहे हैं। मेंस के पीवाई को बेस्ट सोल्यूशन आपको खुद बनाने हैं ना राज भाई। बेस्ट सोल्यूशन आपको मार्केट क्यों देगी? और बेस्ट अगर सभी पढ़ जाएंगे मार्केट से लेके, तो एग्जामिनर को तो सारे सेम आंसर दिखने लगेंगे ना। तो आप बनाइए, रेफ़र कर लीजिए जो कोचिंग वाले देते हैं, उसमें से बस ये रेफ़र कर लीजिए कि जो मैंने 5 पॉइंट जनरेट में कर पाया था, उन्होंने इसके अलावा 3 पॉइंट क्या दिए हैं। बस ये होता है आपका वैल्यू एडिशन। ठीक है। स्टार्टिंग वाली मैं बात कर लूँगा। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, भैया देखो इस टाइम ओल्ड एनसीईआरटी दे आर 3 एनसीईआरटीज़ करंटली। अभी गवर्नमेंट ने पिछले ही साल नई एनसीईआरटी निकाली है, तो अब ओल्ड और न्यू, तो अब 3 तरह की एनसीईआरटीज़ हो गई हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिए, जो पुराना सोर्स है दैट इज़ इनफ, आर एस शर्मा, दैट इज़ इनफ फॉर प्रीलिम्स। उसके अलावा पीवाईक्यू आपको करके जाने पड़ेंगे, तो पीवाईक्यू पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और पीवाईक्यू से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी रहनी चाहिए। वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो आप पीवाईक्यू की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप उसमें से 80-70-80% कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब सही कर देंगे। अब हम आते हैं, हाँ मेंस में। चलो एससी की मैं बात कर लेता हूँ अभी। रुचि ने पूछे एसए के लिए क्या तरीका रहता है कि आज फिलोसॉफिकल एसए जो होते हैं उसमें आपको डायमेंशंस मतलब जितनी डायमेंशन आप निकाल पाए उतनी डायमेंशन उस एसए में निकालनी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2022 में एक एसए आया था, अ शिप इन अ हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज मेड फॉर। मतलब एक जो नाव है वो हार्बर पे, बंदरगाह पे खड़ी है, वो सेफ है, पर उसका जो उस मतलब जो बनाई गई थी शिप, उसका पर्पस बंदरगाह पे खड़ा होना नहीं, समुद्र में चलना था। तो इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, भाई क्वेश्चन इतना सही है। तो अब इस क्वेश्चन को आपने खोलना है अलग अलग। मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे पहला एक लेवल होता है इस टॉपिक को खोलने का कि आप इंडिविजुअल लेवल पे लें, फिर आप सोसाइटी लेवल पे लें, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल। तो इंडिविजुअल के लिए शिप क्या हो सकती है, मैं खुद हो सकता हूँ शिप। मेरे लिए बंदरगाह क्या हो सकता है, मेरी सोशल सेटिंग हो सकती है, इकोनॉमिक सेटिंग हो सकती है, मेरा मैं कहीं दूर दराज गांव के इलाके से आता हूँ, तो वो मेरा एक तरह से कंफर्ट स्पेस बन गया है। मैं उससे बाहर नहीं जाना चाहता, मैं कोई नया चैलेंज नहीं लेना चाहता, तो ये मेरे लिए ओपन सी है। क्यों नहीं लेना चाहता, क्यों ये शिप समुद्र में नहीं जाना चाह रही है? क्योंकि हो सकता है कि मन में डर हो, जो कि होता भी है, नई जगह का, नई चीज़ एक्सप्लोर करने का डर होता है, गाइडेंस अवेलेबल ना हो, ये भी होता है। दूसरा ये हो सकता है कि अवेलेबल ही ना हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ही ना अवेलेबल हो आपके पास। वो बंदरगाह से बाहर निकलने के लिए, ओपन सी में जाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो। तो ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे लाना है। फिर आप इंडिविजुअल शिप को ओशन तक कैसे लेके जाएंगे, तो आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, एजुकेशन का, हेल्थ का। आप
रोल मॉडल क्रिएट कीजिए ताकि और लोग उस सोसाइटी से निकल के आए। जैसे बी आर अम्बेडकर दलित सोसाइटी से निकल के आए, फिर और दलित लोगों को मोटिवेट किया, तो और जो शिप्स थी वो ओपन सी में जा पाई। फिर ऐसे हम सोसाइटी लेवल पे आते हैं। सोसाइटी के लिए हार्बर क्या हो सकता है कि मैं कास्ट लॉज में बिलीव करता रहूँ, मैं रिलीजियस पोलराइजेशन में बिलीव करता रहूँ। और ओपन सी क्या हो सकता है कि सबको वसुधैव कुटुंबकम इज ओपन सी। तो सोसाइटी कैसे जाएगी, उसकी तरफ रिफॉर्मर चाहिए, हमें लॉ वाइज लॉ के थ्रू हमें चेंज लाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको ऐसे का आंसर नहीं, मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे किसी फिलोसॉफिकल टॉपिक को हम किस लेवल पे जोड़ सकते हैं। किसी कंट्री के लिए हार्बर क्या हो सकता है कि वो इकोनॉमिक चेंजेस नहीं ला पा रही है बड़े लेवल पे, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। जैसे हम एलपीजी के रिफॉर्म्स लाए 1992 के अंदर, हो बहुत लोग उस टाइम पे उसको अपोज भी कर रहे थे, पर स्टिल लेट श्री मनमोहन सिंह जी के अंडर में हमने वो स्टेप्स लिए और वहाँ से इंडिया इकोनॉमी 8 से 9 गुना आज हो गई है पिछले 30-32 सालों में। तो वो शिप को ओशन में जाना ही पड़ेगा अगर उसको नए एक्सपीरियंसेस लेने। तो ये ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका मैं आपको बताया, आप ऐसे इसको यूज़ कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। तो ये एक तरीका है। हिस्ट्री वाइज आप चल सकते हैं कि पास्ट में क्या सिचुएशन थी, फिर मुगल्स के अंदर क्या सिचुएशन आई, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर, फिर करंटली क्या सिचुएशन है। तो हर टॉपिक पे अलग अलग तरीके से आप खोल सकते हैं। पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, पेस्टल जो मार्केट में चलता है, टेक्नोलॉजिकली। तो ये सब तरीका आपका रहेगा। GS1, GS2, GS3, GS4 मैं अब ये डिस्कस कर लेता हूँ। GS1 का तरीका रहेगा जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। GS1 लगभग उसी से सॉल्व होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपने जो प्रीलिम्स के नोट्स बनाए हैं वो लेंगे और PYQ पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ये है मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्रेटेजी। ज्योग्राफी में आप बेसिक NCERT 11वीं की दोनों पार्ट्स पढ़ेंगे और PYQ उठा के देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या मैं आंसर कर पा रहा हूँ। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके आप नोट्स बना के अपने नोट्स में ऐड करेंगे। सोसाइटी में आप किसी भी किसी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं। मैंने ओनली IAS का मटेरियल पढ़ा था, तो इट इज़ गुड, फ्रीली अवेलेबल है। इंडियन सोसाइटी का मटेरियल आप वहाँ से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स निकालिए और PYQ उसके कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अगेन ओनली IAS का मटेरियल उठाइए, उसके शॉर्ट नोट्स निकालें। वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा उस पर समय ना दें। मेन थीम्स अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, इन पे आप ध्यान दीजिए और इनसे आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इनसे PYQ ट्राई कीजिए लिखने का। तो ये तरीका रहेगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। GS2 पे आते हैं। GS2 और GS3 के लिए मैंने लेवल अप संतोष सर के नोट्स के थ्रू पढ़ाई की थी। उनके शॉर्ट नोट्स, उनके जो नोट्स थे उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे डिजिटली और उन्हीं को बार बार रिवाइज किया था। तो ये GS2 GS3 की स्ट्रेटेजी थी। GS4 अगेन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। फोरम IAS की एक रेड बुक आती थी पहले, अभी आइडिया नहीं है अभी आती है नहीं। काफ़ी 2-3 साल पहले मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसी रेड बुक के। बाकी उसके अलावा एथिक्स में GS4 में आप जितने आंसर लिखेंगे उतने आपके स्कोर में दिखेगा आपको। अगर आप घर से 120 आंसर लिख के जाएंगे तो आपके 120 नंबर आएंगे। एज सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन लिखेंगे 1 मार्क्स बढ़ेगा एथिक्स में। अब ऐसे करके आप ट्राई देखिए कितने क्वेश्चन आप घर से लिख के जाएंगे। तो ऐसा चैलेंज इसको एक्सेप्ट कीजिए और सारे PYQ लिख डालिए। उसके 200-250 PYQ अवेलेबल होंगे। इतनी ही लगभग आपके पास 6x12 के आसपास बात, मतलब 100 के आसपास केस स्टडी हैं। आप लिखिए। ऑप्शनल पे मैं भी आ रहा हूँ। नेक्स्ट इज आई एम कमिंग टू ऑप्शनल ओनली। तो GS4 की स्ट्रेटेजी रहती है, शॉर्ट नोट्स निकालिए, PYQ कीजिए। फिर PYQ अगर नहीं हो रहा है तो फिर शॉर्ट नोट्स पे आइए। तो ये GS4 का आइटरेटिव चीज़ रहती है। पहले शॉर्ट नोट्स पढ़े, आंसर लिखने की कोशिश की, आंसर नहीं हुए, शॉर्ट नोट्स में ऐड किया, फिर आंसर लिखे। तो ये साइकिल चलती है। 1 महीने के आसपास की ये साइकिल GS4 में चलेगी। केस स्टडी के लिए विजन वगैरह के केस स्टडी का मटेरियल आता है, उसको लीजिए, उससे ट्राई कीजिए। किसी टॉपर की यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे प्रीवियस ईयर टॉपर्स ने आके यूट्यूब पे 6-6 केस स्टडीज़ वगैरह सॉल्व करके आपको दिखाया अच्छे से काफ़ी कि कैसे केस स्टडी को अप्रोच करना है। तो उससे एक बार अप्रोच सीख लीजिए।
एक बार आपको औजार चलाना आ गया, फिर उस औजार चलाने की प्रैक्टिस घर पे कीजिए। तो ये तरीका रहेगा आपका केस स्टडी सॉल्व करने का। मैं आता हूँ अब ऑप्शनल पे। ऑप्शनल मेरा मैथ्स था, मेरे इस बार 271 नंबर आए हैं। 2022 का ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी से दिया था। तो मैंने अभी इस अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज किया था, और मैं पहले भी ये चीज़ बता रहा था, दोहरा रहा हूँ उसको फिर से, कि ऑप्शनल डिसाइड करते हुए आप हमेशा ऐसा ऑप्शनल डिसाइड कीजिए जिसके साथ आप 3 महीने, 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप रह पाएंगे। आप उसको पढ़ पाएंगे इक्वल एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी से आप आज पढ़ रहे हैं। नितेश भाई, ये यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए। ये क्या बेहुदा मतलब सवाल आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैथ्स ऑप्शनल, मैंने ऑप्शनल चेंज किया, तो आप ऐसा ऑप्शनल लीजिए जिससे आप 3-4 साल, 2 साल मिनिमम, क्योंकि 2 साल की तो पूरे एग्जाम की साइकिल है, तो आप उतना उसको ढंग से पढ़ पाए उस ऑप्शनल को, ये आप ट्राई कीजिए। तो मैंने मैथ्स क्यों लिया था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है। कंप्यूटर साइंस अवेलेबल नहीं है ऑप्शनल में, तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग मैथ्स ही थी। और मैथ्स मैंने पढ़ा, अविनाश सर हैं लेवल अप में पढ़ाते थे पहले, अभी नेक्स्ट आईएएस चले गए हैं। उनसे मैंने जब वो लेवल अप में थे तब मैंने उनसे मैथ्स पढ़ा था, और उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, सिविल सर्विसेज के और फॉरेस्ट सर्विस के दोनों के पीवाईक्यू की थोरो प्रैक्टिस 2 से 3 बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व किए थे, और उससे मतलब वो कन्वर्ट भी हुआ। उसकी वजह से मेरी रैंक काफ़ी मतलब ठीक ठाक रैंक जो आई है, वो ऑप्शनल के नंबर की वजह से भी आई है, क्योंकि इस बार ऑप्शनल में लगभग लोगों के हिंदी लिटरेचर ठीक रहेगा। भाई मैं हिंदी लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ा है, और काफ़ी मेरे मित्र हैं जो हिंदी लिटरेचर से पेपर निकालते हैं। तो अगर ट्राई कीजिए, इसी चैनल पे आपको किसी न किसी हिंदी लिटरेचर के टॉपर की भी वीडियो मिल जाएगी, तो उनसे आप सुझाव लें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं मैथ्स ऑप्शनल वाला होके हिंदी के लिए मैं एडवाइस करूँगा तो वो ठीक नहीं, इट वुड नॉट बी ऑनेस्ट ऑन माई पार्ट। तो ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए मैंने आपको पहला जो अटमोस्ट प्रायोरिटी है वो है कि आपका लाइकिंग होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। दूसरा, उसका मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, उसका अ, उसके मेंटर सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मतलब एटलीस्ट टीचर टीचर नहीं तो एटलीस्ट पीयर ग्रुप आपका अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें आपके साथ के बच्चे तैयारी कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाएंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया पे आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। कभी भी मार्क्स देख के ऑप्शनल डिसाइड मत कीजिए कि मार्क्स किस में अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि वो यूपीएससी की साइकिल रहती है, वो कभी किसी को ऊपर कर देता है, कभी किसी को नीचे कर देता है। मैथ्स ऑप्शन की प्रिपरेशन गुड्डू भाई मैंने स्टार्ट की थी 2022 के लगभग दिसंबर से, मेंस के रिजल्ट के बाद। और लगभग फर्स्ट आइट्रेशन मेरा 6 से 7 महीने में कवर हो गया था। 6 से 7 महीने पहला आइट्रेशन, फिर 6 महीने में दूसरा आइट्रेशन, और फिर प्रीलिम्स के बाद एक और आइट्रेशन। तो 3 आइट्रेशन मेरे मैथ्स के कंप्लीट हो गए थे। ऑप्शनल स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी आपको कि बेसिक नोट्स अविनाश सर के, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोथ सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट दोनों के। लाइव चैट में बंद कर दो। ये बार बार बीच में आप फ्लोट मतलब क्वेश्चंस में आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा, पर ट्राई कीजिए कि बीच में आप टॉपिक से अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा फ्लो काफ़ी ब्रेक हो रहा है। तो अभी मैं एक बार अपनी पूरी कहानी बता देता हूँ, उसके बाद जो आपके डाउट्स बचेंगे वो आप पूछ लीजिए, अगर आप अग्री करते हैं तो। या डायरेक्ट मैं आपके क्वेश्चंस ले लूँ, आप जैसे बोले वैसा कर लेते हैं। ठीक है, मेंस आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, तो मेंस आंसर फ्रेम करने का तरीका जो रहता है सब्जेक्ट वाइज ही होता है। जैसे
आप अगर मान लीजिए पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं, तो मेंस आंसर जब आप फ्रेम करेंगे, तो उसके अंदर आप स्टार्ट करेंगे किसी आर्टिकल से या किसी लॉ कमीशन की रिपोर्ट से या किसी कमीशन की रिकमेंडेशन से। फिर आप आएँगे, जब आर्गुमेंट्स देंगे तो भी आप आर्टिकल्स डालेंगे। उसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन, आप इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन डालेंगे, यूएन की, यूएनएससी की, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की। उसके नीचे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूज़ करेंगे। जब आप रिकमेंडेशन देंगे तो भी आप किसी पार्लियामेंट्री कमेटी या किसी जो यूनियन का किसी कमीशन कोई बनाई हो, या लॉ कमीशन या सरकार की एआरसी हो, किसी की भी रिकमेंडेशन आप डालेंगे। अपनी रिकमेंडेशन तो आप क्या ही डालेंगे। तो उसके अलावा 4-5 ये आप रिकमेंडेशन डालने के बाद फिर आप वे फॉरवर्ड, ये वे फॉरवर्ड हुआ आपका, फिर आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड आप ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव साइड पे करते हैं कि मान लीजिए आज गरीबी है भारत में, पर आज से 20 साल बाद अगर हम देखेंगे तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और 20 साल पहले से अगर हम कंपेयर करते हैं चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। तो हमेशा आपको पॉजिटिव एंड पे करना है कि अगर हम ये फैसले लेंगे तो हम 20 साल में पॉवर्टी या गरीबी को ख़त्म कर पाएंगे अपने देश से। तो ये आपका तरीका रहता है। एक तो ये आपका मेंस का लिखने का तरीका होगा। आप हमेशा मेंस में कोई भी कागज उठा, मैं जैसे पहले ही बताया था, पी वाई क्यू आप उठाएंगे और फिर आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। आप पॉलिटी के एंगल से, सोसाइटी के एंगल से, इकोनॉमी के एंगल से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से, ये आपका तरीका रहता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए GS3 में क्वेश्चन आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का इंडियन सोसाइटी में क्या यूज़ हो सकता है। तो आप सोचिए कि एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है। हम बढ़िया फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, हम लाइट वेट ट्रैक्टर्स, मशीनरी बना सकते हैं जिससे महिलाएं उसे यूज़ कर पाएंगी। फिर हम आते हैं, हम वेस्ट ट्रीटमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। हम बढ़िया कपड़े बना सकते हैं, फायर रेजिस्टेंट कपड़े बना के हम फायर फाइटर्स को दे सकते हैं। आर्मी की यूनिफॉर्म हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आर्मी के वेपन हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये आपका सोचने का तरीका होना चाहिए। तो और आप मतलब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप और भी बेहतर एग्जांपल ला पाएंगे जब आप अपने सेक्टर में होंगे कि एजुकेशन सेक्टर में हम कैसे लगाएं, हेल्थ सेक्टर में हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें। ऐसे ही सेम आप एआई के लिए करेंगे। मैथ्स की स्टडी जनवरी से प्रीलिम्स ये थी कि मैं प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मैं ऑफिस भी रहता था, मेरा 8 घंटे और 2 घंटे ट्रैवलिंग, तो मैं खाली प्रीलिम्स ही कर सकता था उस टाइम पे। पर मैंने मैथ्स के शॉर्ट नोट्स टाइप फॉर्मूला शीट टाइप बनाई थी, तो मैं बीच बीच में उन्हें, जब मेरे को लगता था कि किसी सब्जेक्ट के फॉर्मूले मैं मिस कर रहा हूँ या भूल मतलब दिमाग से निकल गए, तो उनको आके एक बार देख लेता था बस। ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी जनवरी से प्रीलिम्स तक थी। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, आप अखबार पढ़िए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो अखबार ज़रूर पढ़िए, उससे आपको काफ़ी बेहतर होगी इंग्लिश। 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए हिंदी मीडियम के लिए, कोई नहीं आइडिया भाई इसका। कितने घंटे पढ़ते थे रोज? 4 से 5 घंटे ही दे पाता था मैं ऑफिस के बाद। ये और वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाता था। वीकेंड पे जितना टाइम दे सकता था उतना देता था। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे आते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने ऐसे की कि PYQ स्ट्रैटेजी ऑफ फिजिक्स वही है, अविनाश सर के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पूरी मैथ्स की हर पोर्शन की स्ट्रैटेजी यही है कि मेरे पास जो बेसिक नोट्स थे वो आपके पास IMS वगैरह के आप अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, गूगल पे मिल जाएंगे। फिर आप वो लीजिए, बेसिक्स कवर कीजिए उससे और याद कीजिए फॉर्मूला और PYQ लिखिए। ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की, तो पहले शुरू में वही PYQ आप उठाएंगे और ब्लैंक कागज पे लिखेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हर क्वेश्चन को 5 मिनट देंगे। और मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा बोलते थे कि आप पहला आंसर लिखेंगे उसमें आप 100 मिस्टेक करेंगे, पक्के से आपकी 100 मिस्टेक होंगी, पर अगर रोज आप एक मिस्टेक उस आंसर में से हटाएंगे ना,
तो आप 100वें दिन आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप आज आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, तो आज से 3 महीने बाद आपके आंसर इतने परफेक्ट आने लगेंगे कि आपको लगेगा कि जो 3 महीने पहले मैं आंसर लिखता था और उसमें आज में कितना फ़र्क है। तो आप खुद का आंसर पढ़ के आपको इतना बुरा लगेगा। पर मेन बात यही है, 3 महीने बाद वो आंसर बढ़िया कब होगा, जब वो 3 महीने पहले मतलब आज से आप उस पे काम करना धीरे-धीरे, जैसे जोहरी हीरे को तराशता है, अपने आंसर को आप तराशिए। और हर बंदे का एक राइटिंग स्टाइल अलग होता है, कोई पॉइंट्स में लिखता है, कोई पैराग्राफ्स में लिखता है, यूपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी लिखिए, बस जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसको आप एड्रेस कीजिए। इसलिए क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समझिए, थोड़ा क्वेश्चंस को अपने दिमाग, क्वेश्चन से सवाल पूछिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्या क्वेश्चन डालने के पीछे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, और फिर आप आंसर उसको ब्रेनस्टॉर्म करके 5 मिनट में आप जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखिए। तो ये तरीका है आंसर राइटिंग का। उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने टेस्ट सीरीज लिखी थी। तो टेस्ट सीरीज का रोल बहुत है, क्योंकि आप 3 घंटे लगातार आपको लिखना है, और असली पेपर में आपको 2 पेपर लगातार लिखने हैं, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका हाथ में दर्द, दिमाग, एक पेपर लिखने के बाद दिमाग फ्रीज हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो वो चीज़ अगर आपको अवॉइड करनी है असली पेपर में, तो आपको आज मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टेस्ट सीरीज जरूर लिखनी पड़ेगी, और प्रॉपर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में लिखनी पड़ेगी, शांत एनवायरनमेंट में लिखनी पड़ेगी। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखेंगे? मल्टी डायमेंशनल कुछ नहीं होता है। मल्टी डायमेंशन क्या होती है? पॉलिटी एक डायमेंशन है, इकोनॉमी एक डायमेंशन है, सोसाइटी एक डायमेंशन है। बीच में आप फैक्ट्स डालेंगे, हल्का सा डाटा डालेंगे। विमेन पे आंसर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सेक्स रेशो की बात करेंगे, फिर आप एनीमिया का रेट की बात करेंगे, फिर आप बात करेंगे कि अंडर 18 कितनी लड़कियों की शादी हुई। तो ये आपके फैक्ट्स होते हैं, इसी को आप वैल्यू एडिशन बोल देते हैं। तो ये आप अपने नोट्स में शुरू से ही डालें, ताकि आप इनको आंसर में यूज़ कर पाएँ। अब ये वैल्यू एडिट मटेरियल कहाँ से मिलेगा आपको? ओनली आईएएस की वेबसाइट पे जाएँगे, आपको वहाँ पे मेंस बूस्टर करके एक सीरीज़ है, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हर जीएस 1, 2, 3, 4 हर उसके हिसाब से फैक्ट्स हैं। आप सीधा सारे ना याद कीजिए, अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि अच्छा ये एक फैक्ट है, अगर विमेन पे क्वेश्चन आएगा तो मैं ये डाटा ज़रूर लिख के आऊँगा, तो उस डाटा को सिंपल अपने नोट्स में लिखिए और उसको हर जगह यूज़ कीजिए। चाय भी पी रहे हैं तो भी उसको, कोई सामने आपसे बात कर रहा है महिलाओं को लेके, तो उसको वो डाटा बोल दीजिए। तो ऐसे करके आप प्रिपरेशन के मोड में आएँगे, ताकि आपके अंदर से वो खुद आना चाहिए। कोचिंग कौन सी जगह से लेनी चाहिए? मतलब स्पेसिफिकली किस चीज़ की कोचिंग लेनी है? आपने फाउंडेशन लेना है या क्या लेना है, वो आप लिखिए कमेंट में। आंसर पॉइंट वाइज लिखें या फ्लो चार्ट डायग्राम निकालना चाहिए? फ्लो चार्ट, जहाँ फ्लो चार्ट का यूज़ होगा वहाँ हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, हर एक आंसर में फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे। डायग्राम डायग्राम भी जहाँ यूज़ होगा बनाएंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा तो जरूर मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि बिन डायग्राम के आप साइक्लोन नहीं समझा सकते, बिन डायग्राम के आप मानसून नहीं समझा सकते, बिन डायग्राम के आप पहाड़ में किस तरफ वर्षा होगी, किस तरफ नहीं होगी, ये नहीं समझा सकते। रिवर मेंडरिंग आप बिना डायग्राम के नहीं समझा सकते। तो ज्योग्राफी में डायग्राम आएंगे ही आएंगे। जीएस 2 में गवर्नेंस में बहुत जगह डायग्राम यूज होते हैं, जीएस 4 में काफ़ी डायग्राम्स यूज होते हैं। तो जहाँ डायग्राम हमें लगेगा, हमें कटौती नहीं करनी, हमें धनिये की तरह उसको उस गार्निश करनी है और आंसर को बेहतर बनाना है। तो डायग्राम बिल्कुल यूज़ करेंगे। और आंसर मैं पॉइंट वाइज लिखता था, क्योंकि आपको उसमें ग्रामेटिकल, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर होती है तो उसको फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखना बेटर होता है, क्योंकि आप सीधा अपने मुद्दे की बात लिख के आगे जा सकते हैं कि दिस लेड टू दिस दिस दिस, सिंपल। अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको कि दिस रिजल्टेड इन दिस एंड दैट, फाइनली दैट हैपेंड, ऐसे करके। तो आप सीधा पॉइंट वाइज लिखिए, 1 2 3 कट कट कट, ऐसे आप पॉइंट्स में लिखें। आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें? पॉजिटिव अप्रोच आपकी तभी आएगी जब आप इस सर्विस में आना चाह रहे हैं, तो कुछ बेहतर करने आ रहे हैं ना देश का, तो हमें आपकी अप्रोच पॉजिटिव ही होगी। आज हो सकता है कि इंडिया में हेल्थ सेक्टर में इश्यूज़ हैं, एजुकेशन सेक्टर में इश्यूज़ हैं, पर आप आएंगे उस सर्विस में तो आप उसको बेहतर करने ही आएंगे और बेहतर करेंगे। तो आपके अंदर वो पॉजिटिवनेस होनी चाहिए कि हाँ, मैं जो
दुर्भाग्य से मेरे देश में जिन लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, मैं उनको वो सुविधा दूँगा। तो वो आपके आंसर में झलकेगी। आपके आंसर में हमेशा, चाहे वो नेगेटिव से नेगेटिव पूछेगा ना, कि क्या हमने क्या हम दहेज के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे थे, क्या हम हार गए हैं? मान लीजिए यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो हाँ, दहेज से हर 15 मिनट में एक महिला को अपनी जान गँवानी पड़ रही है। दहेज की मतलब ये परंपरा से, रूढ़िवादी परंपरा, मतलब परंपरा भी नहीं बोलना चाहिए, इट इज़ अ मोस्ट इविल प्रैक्टिस। उसकी वजह से हर 15 मिनट में एक महिला को जान गंवानी पड़ रही है। तो लग मतलब सतह पे तो यही लग रहा है कि हम यह युद्ध हार गए हैं, परंतु आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप ये स्टांस ले सकते हैं। आपको सजेशंस देने पड़ेंगे और आपको सोल्यूशन में वे फॉरवर्ड में लिखना पड़ेगा कि अगर हम ये सजेशंस फॉलो करेंगे तो हम दहेज को, हमारे जो हमारे धब्बा है, हमारे समाज के ऊपर कलंक है, उसे हम वाइट वॉश कर देंगे या उसे हम निकाल फेंकेंगे। तो ये तरीका रहता है। पीवीआई क्यू कैसे एनालाइज करना है मेंस का, वही मैं बता रहा हूँ आपको इतनी देर से, जो मैं पिछले आधे घंटे से बता रहा हूँ कि पीवाई क्यू एनालाइज करने के लिए आप खाली एक कागज लीजिए और जो आपके दिमाग पर, किस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो आपके दिमाग में आ रहा है वो ट्राई कीजिए उस पेपर पे लिखने का। यही है पीवाई क्यू एनालाइज करने का तरीका। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी याद करनी चाहिए, अलग करनी चाहिए। हमेशा पीवाई क्यू यूपीएससी थीम्स कैसे रिपीट होती हैं? ज्योग्राफी में जैसे ओशन करंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका हर दूसरे साल आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। तो अगर आप पीवाई क्यू नहीं करके जाएंगे तो अगले साल नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। सिमिलरली गांधीयन मूवमेंट्स पे लगभग हर दूसरे साल आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। ऐसे जुडिशरी पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, एग्जीक्यूटिव पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, लोकल बॉडी पे हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो ये थीम्स हैं जो रिपीट होती हैं। एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आएंगे, एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली मार्केट रिफॉर्म, पीडीएस को लेके क्वेश्चंस आते हैं, और इस सिलेबस में एज इट इज आपके पॉइंट्स मेंशन्ड है, और उन पे और आप सिलेबस उठाइए और पीवाई क्यू देखिए, मैपिंग कीजिए, आपको सब खुद क्लियर होगा कि एक ही क्वेश्चन यूपीएससी हर साल घुमा घुमा के 3-4 बार पूछ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। सोर्स बुक लिस्ट मैंने बता दी है। सिलेबस सिलेबस समझ नहीं आता क्या करें, ये एक डाउट है। सिलेबस देखिए, समझने का सिलेबस में कुछ है नहीं। यूपीएससी ने आपको एक कागज पे लिख के, मतलब आप लोग कॉलेज किया, ग्रेजुएट होंगे जो पेपर दे रहे हैं, तो सिलेबस से तो आप बचपन से मतलब परिचित हैं, आप बचपन से ही। तो सिलेबस बेसिकली आप पढ़िए। जीएस वन का मान लीजिए मैं ज्योग्राफी का सिलेबस उठाता हूँ, और ज्योग्राफी के सिलेबस में फिजिकल फिनोमिनाज लिखे हैं, जैसे साइक्लोन्स और मॉनसून है, और अब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड है। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिलेबस है, उसमें क्या समझना है? आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, पीवाई क्यू देखिए, उस पर क्या है कि कोल पे क्वेश्चन आया है, आयरन पे क्वेश्चन आया है, क्रूड ऑयल पे क्वेश्चन आया, तो आप उससे नोट्स बना लीजिए, ये खत्म। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स मैं यही बता रहा हूँ कि आप सिलेबस, मतलब इस वीडियो में मैंने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, अब आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। उसके मैंने हर सब्जेक्ट वाइज मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, वैसे एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे मल्टीपल रीडिंग्स के बाद, और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और 2 से 3 बार बिना पढ़े तो आपको वैसे भी सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। तो अब जब आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका रहेगा पीवाई क्यू बेस्ड। पीवाई क्यू को ये क्वेश्चन उठाइए, उसके 4-5 पॉइंट, बस इतना याद कीजिए, ये आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। जैसे विद एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे पिछले 2 बार से क्वेश्चन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट को लेके क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं। तो बेसिकली आप अपने शॉर्ट नोट्स 4 से 5 जजमेंट्स आप याद करेंगे, और उसके आगे बस सिंपल लिखेंगे कि इस जजमेंट में क्या दिया था। असली पेपर में जाके आप उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये तरीका रहता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। पर ये चीज़ कब आएगी आपको? जब आपको आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये सब बेसिक्स क्लियर होंगे। ये सब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे 2 से 3 बार पढ़ने के बाद। अब हम आते हैं मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टॉपर कॉपीज। प्रीलिम्स में इतना उसका रूल है कि प्रीलिम्स में कोई कॉपी नहीं होती है, प्रीलिम्स में खाली ओएमआर होती है।
मेंस में आपका टॉपर कॉपीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। आप टॉपर कॉपीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं बताता हूँ। पहला, आप उसमें से आप किसी क्वेश्चन पे आप कितना जानते हैं और टॉपर कितना जानता है और कितना गैप है, ये आपको जानने का बेस्ट तरीका है टॉपर कॉपी। दूसरा, आप उसमें से लिखने का तरीका। आप देखेंगे आंसर पढ़ के आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल आंसर है जो किसी टॉपर ने लिखा है, पर एक्चुअली आप 7 मिनट के अंदर असली पेपर में आप इतना सिंपल आंसर ही लिख पाते हैं। ये सच्चाई आपको समझ आएगी टॉपर कॉपी देख के कि आपको बहुत महान, आपको जावेद अख्तर नहीं बनना है कि आप शायरियाँ लिखेंगे पेपर के अंदर। आपको सिंपल 7 मिनट में जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है उसका आंसर देना है। तो आपको टॉपर कॉपी देख के दूसरी चीज़ ये पता चलेगी। तीसरी चीज़, आप वहाँ से एग्जाम्पल्स के अलावा कंक्लूड करने का तरीका, जैसे किसी ने पूछा था कि पॉजिटिव कैसे रहें आंसर में, तो आपको लास्ट में दिखेगा कि वो कैसे कंक्लूड करते टाइम कितना पॉजिटिवली लिख के आते हैं कि हम ये करेंगे तो हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, हमारा भारत वह भारत बनेगा, गांधी के सपनों का भारत बनेगा। तो ये है चीज़ आपको टॉपर कॉपी से मिलेगी। एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन आपको टॉपर कॉपी से मिलेगा। हेडिंग लिखने का तरीका, पैराग्राफ लिखने का तरीका अगर आप पैराग्राफ लिखना पसंद करते हैं, पॉइंट्स लिखने का तरीका अगर आप पॉइंट्स लिखना पसंद करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं टॉपर कॉपी से। दूसरा, डायग्राम डालने या नहीं डालने, ये डाउट आपका टॉपर कॉपी सॉल्व कर देगी क्योंकि उन्होंने डाले हैं और वही लोग सब फॉलो करते आ रहे हैं। फिर आप डायग्राम कैसे, फिर डायग्राम बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं वो टॉपर कॉपी से आपको दिखेगा। वर्ल्ड मैप कैसे ड्रॉ करना है जल्दी से 30 सेकंड के अंदर, इंडिया का मैप कैसे 15 सेकंड के अंदर ड्रॉ करना है, ये सब आपको टॉपर कॉपी से मिलता है। और टॉपर कॉपी से आपको लिखने का तरीका, आप बार बार पढ़ते हैं किसी अच्छे टॉपर की कॉपी, जैसे श्रुति शर्मा मैम है या पिछले साल अनिमेश प्रधान है या आदित्य श्रीवास्तव सर हैं, इनकी आप कॉपी उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना ब्यूटीफुली वो आंसर लिखते हैं। और आपको उस लेवल को क्रॉस करना है। अगर आपको विद डबल डिजिट रैंक ला के आईएएस बनना है तो आपको भी वो लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। खुद के नोट्स बनाएं या दूसरों के नोट्स पढ़ें। तो अभी प्लीज़ अपलोड एनी ऑफ योर नोट्स, ये पूछ रहे हैं। तो उसका ये आंसर, इसका और दोनों का आंसर यही है कि खुद के नोट्स ही बनाएंगे आप हमेशा। नोट्स का मतलब ही होता है पर्सनल। कोई चीज़ नोट है तभी पर्सनल है, तभी वो नोट है, नहीं तो फिर वो बुक है जो सब पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी और के नोट्स पढ़ेंगे तो आप कैसे समझेंगे? अगर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स दूंगा मेरे 25 पेज के, तो उससे आपका मॉडर्न कवर नहीं होगा, क्योंकि आपके हो सकता है आपको मॉडर्न जो मैंने पढ़ा था और जो चीज़ मुझे याद हो गई थी मैंने वो नोट्स को नहीं लिखी है, परंतु आपको ये गैप, फिर आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे फिर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो हो नहीं रहा, फिर आप मेहनत करेंगे दोबारा से उसमें वो ऐड करने की। तो इससे अच्छा आप अपने नोट्स आप खुद ही बना लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड नहीं, मेंस की ही तैयारी होगी शुरू में। प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जिस साल का भी आपका अटेम्प्ट होता है। फॉरेस्ट के लिए कट ऑफ के लिए मैंने बताई थी वैभव भाई, रिकॉर्डेड वीडियो में आपको दिख जाएगी। मेरे दोनों बार फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर हुई थी। तो कितने महीने देने चाहिए, मैं जनवरी मिड से या फेब स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता था। करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, मैंने भाई कंपाइलेशन से अखबार से कोई नोट्स नहीं बनाए हैं। हमेशा मैगजीन मैगजीन में संतोष सर की लेवल अप वाले संतोष सर की फॉलो करता था। नोट्स को कॉम्प्रिहेंसिव कभी भी नोट्स नहीं हो सकते। नोट्स का मतलब ही होता है कि वो इम्परफेक्ट रहेंगे हमेशा। अगर आप इस साल रैंक 1 शक्ति दुबे मैम के भी नोट्स उठाएंगे तो वो उनमें भी बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो ऐड हो सकती हैं या की जा सकती हैं, पर वो पर्पज़ नहीं है नोट्स का। नोट्स का पर्पज़ है कि जो आपको लगता है कि आपको ये पेपर में लिख के आना है वो आपने नोट बनाया, आपने क्वेश्चन किए टेस्ट सीरीज की। अगर वो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन हो गए तो नोट्स आर परफेक्ट। अगर वो नहीं हुए तो उन्हीं टेस्ट सीरीज में से मटेरियल को या कहीं से रिसर्च गूगल करके उस टॉपिक के बारे में आप नोट्स में ऐड कर लेंगे, नोट्स बेहतर हो गए। तो नोट्स हमेशा बेहतर होंगे, कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं होंगे कि आज मैंने नोट्स बना दिया मैं 3 साल बाद इन नोट्स को उठा के दोबारा पेपर निकाल लूँगा, नहीं। तो नोट्स हमेशा आइटरेटिव चलते हैं और जितने बार आप पीवाई को देखेंगे उतनी बार आप नोट्स को बेटर करते जाएंगे। उतना ही आपका जितना आप सिलेबस और पीवाई को देखेंगे ना उतना आपका एक चश्मा तैयार होता जाएगा, जिससे आपको यूपीएससी के पेपर को देखने का नज़रिया बदलेगा हमेशा। और आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, अखबार में आप बेहतर
अपने काम की चीज़ निकालेंगे, नोट्स में अपने काम की चीज़ निकालेंगे, बुक्स में अपने काम की चीज़ निकालेंगे। तो ये जो चश्मा तैयार होगा वो कैसे होगा, वो नोट्स, वो सिलेबस और पीवाईक्यू देख के होगा। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, मैंने भी बताया। लेवल अप संतोष सर के मैंने मैगजीन्स फॉलो की थी, अखबार से मैं नोट्स नहीं बनाता था। GS3 के लिए 100 मार्क्स किसी के भी नहीं आते हैं, तो आपको 100 नंबर की टेंशन क्यों है, आपको खाली अमंग फ्यू टॉप में रहना होता है। अगर GS3 में कल को टॉपर के 50 नंबर आएंगे तो उसका मतलब दुखी होने की बात नहीं है ना, सभी के तो उतने आ रहे हैं। पर GS3 में आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि GS3 बहुत टेक्निकल पेपर है। हर टॉपिक उन्होंने GS3 में सिलेबस दिया है, टॉपिक दिया है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। हर टॉपिक पे जाइए और 200 से 250 वर्ड्स के नोट्स बना लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। GS3 की ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप सोच रहे हैं मैं आपको कोई हाई फाई, कोई ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई टेक्नोलॉजी दे दूंगा, वो नहीं है। ये तैयारी बहुत सिंपल तैयारी है, आप इसको सिंपल ही रखिए। सिंपल सिलेबस का पॉइंट उठाया, गूगल किया, नोट्स मिले, उनको शॉर्ट नोट, उनको 2-3 बार पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बने, पीवाईक्यू जाके लिखा, पीवाईक्यू देखे, ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर लिख के देख लिया 7 मिनट में, बात खत्म। ये CS3 प्रिपरेशन हो गई आपकी। CSET के लिए क्या किया, CSET मेरा मैं जेई मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, फिर इंजीनियरिंग किया है, तो CSET में मुझे कभी इतना इशू हुआ नहीं। बस मैं पेपर से पहले ये करता था कि मैं पीवाईक्यू एटलीस्ट देख के चला जाऊँ, पीवाईक्यू सॉल्व करके चला जाऊँ। और मेरी स्ट्रेटेजी पेपर में रहती थी कि कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इंग्लिश इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पहले मैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर लूँगा, फिर मैं जो टाइम बचेगा कॉम्प्रिहेंशन का सॉल्व करूँगा। और CSET में आपको 200 में से 200 नहीं लाने, आपको 80 नंबर के आसपास आप ट्राई कीजिए लाने का। अगर आपका CSET बहुत ही वीक है तो आप 80 नंबर के हिसाब के टारगेट करेंगे, तो आप मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को टारगेट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो छोटी छोटी रहेंगी उनको आप ट्राई कीजिए करने का। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब पीवाईक्यू वाली स्ट्रेटेजी है CSET के क्वेश्चन करने के लिए। प्रीलिम्स में भाई किसी के भी 45 से 50 ही 100% होते हैं, जो श्योर क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आप एप्टीट्यूड लगाते हैं मेंस का, उसके लिए आपको मेंस एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, सत्यम जैन सर की, अंडरस्टैंड यूपीएससी पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं और वो बहुत काम आता है आपका। जो क्वेश्चन में आपको आइडिया नहीं होता है उसमें ऑप्शन देख के आप आंसर निकाल लेते हैं, तो एप्टीट्यूड आपको चाहिए। प्रीलिम्स खाली नॉलेज का गेम नहीं है, क्योंकि बहुत वेटरन जो 5-5, 6-6 साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं वो भी फेल हो रहे हैं। तो नॉलेज का गेम नहीं है, ये एप्टीट्यूड का गेम है। आपको एग्जामिनर के दिमाग में घुसना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन उसने पूछा तो पूछा क्यों। तो एक भाई ने अभी क्वेश्चन पूछा भी था बहुत बार कि एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। भाई देखो, एनसीईआरटी 6ठी क्लास के बच्चे के लिए लिखी गई है और 6ठी क्लास के बच्चे को यूपीएससी की तैयारी तो करनी नहीं है। तो आपका एनसीईआरटी, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, मतलब मटेरियल है अवेलेबल मार्केट के अंदर, इतना सारा फ्रीली अवेलेबल है, तो आप एनसीईआरटी क्यों जा रहे हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हैं, ह्यूमैनिटीज से आप आते हैं, तो आप एनसीईआरटी मत पढ़िए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री की आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन लिखी गई एनसीईआरटी। ज्योग्राफी की 11th की दोनों पार्ट बस ये आप पढ़िए, और हिस्ट्री की आप मतलब पुरानी वाली एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा और RS शर्मा और सतीश चंद्र, ये आप जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा किसी एनसीईआरटी की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश थोड़ा वीक है तो क्या करें, अगर आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं तो आप अखबार पढ़ना एटलीस्ट ट्राई कीजिए, उससे आपका इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव होगा। बाकी ऐसा हाई फाई इंग्लिश, फ्लावर इंग्लिश नहीं चाहिए यूपीएससी को। यूपीएससी को बहुत सिंपल समझ आना चाहिए एग्जामिनर को, उसको शशि थरूर टाइप इंग्लिश नहीं चाहिए। बेसिक इंग्लिश से आपका पेपर निकल जाएगा। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखेंगे, क्यों चाहते हैं आप यूपीएससी क्लियर करना या ऑफिसर बनना, या क्यों मतलब ऐसी सर्विस मानना चाहते हैं जिसमें शायद आपको पता है ना कि आईएएस वगैरह का कोई छुट्टियां नहीं होती हैं, या
ऑफिस का कोई टाइमिंग नहीं होती है, मतलब हमेशा आपको 24/7 अवेलेबल भी रहना पड़ सकता है। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है या बाढ़ आ जाती है या कोई वीआईपी आ रहा है, तो आपको रात भर भी जागना पड़ सकता है। तो अगर आप वो चीज़ करना चाहते हैं और आपको उससे एक्साइटमेंट फील होता है कि आप मदद कर पाएंगे लोगों की, तो आपको कंसिस्टेंसी खुद आएगी, आपको खुद मन करेगा। कुछ दिन होते हैं जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं या कई बार रिलेटिव्स के जाना पड़ता है या एग्ज़ाम आ जाते हैं कॉलेज के, तो उसका तरीका आप यूपीएससी को थोड़ा सा पोज देके आप उस चीज़ को निपटाइए, फिर वापस आइए। मतलब गिल्ट ट्रिप नहीं लेना है हमेशा, मोमेंटम हमेशा लूज होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप भी इंसान हैं मेरी तरह, मन नहीं करेगा कभी कभी। उस केस में जब इंटरनल मोटिवेशन थोड़ी सी वीक पड़े तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का डोज ले लिया, किसी यूट्यूब पे कोई प्रेमानंद जी महाराज हैं उन्हें सुन लिया, या जो आपका फेवरेट कोई गाना हो सकता है और जिसको सुन के आप हमेशा मोटिवेशन में आते हैं, तो वो कर लीजिए। इस बार प्रीलिम्स का पेपर बहुत टफ आया था, तो इस तरह के पेपर अगले साल आता है तो कैसे टैकल करना है? भाई अगले साल जैसा भी पेपर आए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हर बंदे के लिए सेम पेपर आएगा। आप जो अपनी तैयारी है उसी को बढ़िया कर सकते हैं, आप यूपीएससी का पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए, जनवरी से आप लग जाइए अगर पहला प्रीलिम्स है आपका, और स्टैटिक्स निपटाइए, बेसिक्स आप ढंग से कीजिए, करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स के 2013, 12, 13, 11 तक के आप 2 से 3 बार कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज 5 से 6 टेस्ट 2 घंटे प्रॉपर दे के आप लिख लेंगे तो डन है। फिर कैसा ही पेपर आए उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। और मेंस एप्टीट्यूड उसके लिए एमसीक्यू एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको अंडरस्टैंड यूपीएससी का चैनल बताया है सत्यम जैन सर का, वो आप प्लीज़ रेफर कर सकते हैं। एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए आपने क्या किया था? मैंने संतोष सर हैं, लेवल अप में पढ़ाते हैं, उनके नोट्स से मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट पूरा किया था। थोड़े बल्कि रहते हैं नोट्स, पर उनके बाहर से पेपर में कुछ आएगा तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा फिर पढ़ना भाई, ठीक है? तो इट्स बेटर कि अगर आपको वो मिल जाते हैं तो आप एक्सेस कर लीजिए, वो अफोर्डेबल भी रहता है काफ़ी। अगर आपके पास एक्सेस है तो आप कर सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। और आई एम ओपन टू डाउट्स, आप लोग पूछिए। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन मेरे और हैं जो मैं अपने लिख के लाया था, फिर मैं उनको भी आंसर कर दूंगा, फिर सेशन बंद करेंगे और आप आराम से अपने अपनी पढ़ाई पे लौट जाएंगे। जी, वैल्यू ऐड कहाँ से करेंगे? वैल्यू ऐड मैंने पीछे भी बताया था कि आप टॉपर कॉपी से वैल्यू एडिशन निकाल सकते हैं। दूसरा, जजमेंट्स, फैक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स सॉरी, ये सब आपको ओनली आईएएस के कंपाइलेशन मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, फ्रीली मिल जाते हैं। मेन वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको यूज़ करना सीखना है, तो आप उसको 2-3 चीज़ें ली, जैसे विमेन पे 2-3 चीज़ें याद कर ली, हेल्थ पे 2-3 चीज़ें याद कर ली, एजुकेशन पे 2-3 चीज़ें याद कर ली। मेन है कि आप उसको लिख पाएँ, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो याद करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का 3 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया हूँ और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो क्या मुझे अभी से हाँ, अगर आपको ये बोध ज्ञान हो गया है कि आपको यूपीएससी ही देना है और आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट फुल प्रिपरेशन। मतलब मेरे से क्या पूछना है आपको, करो स्टार्ट। बीच में कॉलेज के एग्जाम आएंगे तो थोड़ा पोज ले लेना, भाई करो। स्कोरिंग के लिए मेंस में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा ग्रेजुएशन वाला? और लाइक लैंग्वेज, लाइक साइकोलॉजी का अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आई वुड से कि मत पढ़ो इन चक्करों में भाई। और अगर आपका ग्रेजुएशन क्या है आपका, जियो और गिवन भाई, जो भी आपका नाम है, एक बार ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बताइए, फिर मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगा ऑप्शन में। मेडिसिन है आपका, मतलब आप डॉक्टरी कर रहे हैं अभी? भानु भाई हेलो, मैं आपका क्वेश्चन है तो वो पूछो। और अगर मेडिकल कर रहे हैं तो फिर तो यार मेरे हिसाब से मेडिकल से जाना चाहिए। वैसे कुछ डॉक्टर्स मेडिकल कई बार टफ होता है तो एंथ्रो वगैरह से दे देते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट आपका ओवरलैप करता है काफ़ी सिलेबस। तो मतलब वो आप कॉल लीजिए, थोड़ा एंथ्रो का सिलेबस देख लीजिए, थोड़ा आपके आसपास अगर आपके सीनियर ने किसी ने एग्ज़ाम दिया तो उनसे बात कर लीजिए, तो वो आपका तरीका बेस्ट रहेगा।
विजय पांडे जी, सर मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ, 2026 वाला मेरा 4th अटेम्प्ट होने वाला है, तो सर जॉब के साथ प्रिपेयर करना बहुत टफ हो गया है। बिल्कुल, तो कैसे मैनेज करूँ? मैनेज भाई यही है कि आप जॉब में से अगर टाइम निकाल पा रहे हैं थोड़ा सा, तो निकालने का ट्राई कीजिए। ऑनलाइन आप चाहे अगर ऑनलाइन नोट्स बना सकते हैं, वन नोट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ बना लीजिए, ताकि आप ऑफिस जाते आते या ऑफिस में लंच करते हुए या ऑफिस में जब खाली टाइम है तो उसको रिवाइज कर पाएँ। डीएम गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस के लिए क्या-क्या किया था आपने? नोट्स या बुक फॉलो की? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सिंपल, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होता है थीम्स का। हर साल घुमा फिरा के वही 2-3 डिज़ास्टर्स हैं गवर्नमेंट के, फ्लड, साइक्लोन, हीट वेव्स वगैरह, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे? ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ओनली एज का मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से डीएम निकाल लीजिए, डीएम पे नोट्स निकाल लीजिए। गवर्नेंस में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है। लोकल गवर्नमेंट एक बड़ी थीम है, आरटीआई एक बड़ी थीम है, सिटीजन चार्टर एक, ये सिलेबस में लिखी है, सिटीजन चार्टर एक बड़ी थीम है। उसके आप 250-300 वर्ड के एक पेज के नोट्स बनाइए और फिर पीवाईक्यू कीजिए। इंडियन सोसाइटी के लिए अगेन शॉर्ट नोट्स, ओनली आईएएस का मटेरियल अवेलेबल है, उसमें से अपनाइजेशन। अब मैं जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ वो सिलेबस के टॉपिक बोल रहा हूँ, तो अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगी। तो अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है, एल्डरली वल्नरेबल सेक्शन एक टॉपिक है, तो हर टॉपिक का थोड़ा सा वल्नरेबल सेक्शन, जैसे मैं एल्डरली पे आता हूँ, तो क्या चाहिए आपको? डाटा, कितने एल्डरली हैं इंडिया में, 2050 तक कितने हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स, लिटरेसी रेट क्या है, हेल्थ का क्या इशू है, रूरल एरिया में कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, कितने लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। ये हो गया डाटा, ये आप आंसर में यूज़ कर रहे होंगे। गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, क्या वो मिल पा रही है एल्डरलीज को क्या दिक्कत आती है, मोबिलिटी का इशू आता है, दवाइयाँ महंगी हैं, दवाइयों का इशू आता है, फिर एल्डरली का मेंटल हेल्थ का इशू आता है, क्योंकि जो युवा लोग होते हैं घर के, वो जनरली शहर चले जाते हैं, तो एल्डरली लोग घर पे अकेले रह जाते हैं। ऐसे करके आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं भाई, और यही क्वेश्चन आएगा जब यूपीएससी पूछेगा, तो यही पूछेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरलीज एंड हाउ कैन व्हाट कैन वी डू बेटर, सिंपल। तो स्कीम्स होंगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे आप, मेंटल हेल्थ पे उनकी ध्यान देंगे, जो लोकल पुलिस होगी वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कोई उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए सीसीटीवी वगैरह के थ्रू आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही एल्डरली है, जिनके जो घर के बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, तो ये आपका तरीका रहता है। प्रणव माली जी पूछ रहे हैं, सर अभी मेंस के प्रिपरेशन के लिए कोई कोर्स जैसे शिवन सर का राइट स्मार्ट ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अगर नहीं तो किस क्लास के नोट्स से मेंस के टॉपिक्स के नोट्स लिए थे आपने? मेंस अगर आप 2025 का ही दे रहे हैं तो आप राइट स्मार्ट थोड़ा सा बल्कि कोर्स है, देख लीजिए आप टाइम दे पाएंगे उतना नहीं। अगर 2025 का ही दे रहे हैं मीन्स, 2026 का दे रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। 2026 है तो यू कैन गो। 2026 के लिए अभी आप सीधा राइट स्मार्ट पे आएंगे। राइट स्मार्ट इज पीवाईक्यू बेस्ड कोर्स, तो उसमें पहले आपका थोड़ा प्रिपरेशन होना चाहिए, तब आप बेहतर है कि डिसीजन लें। पहले आप प्रिपरेशन के लिए, अभी के लिए आप अगर नहीं तो किस क्लास के नोट से मेंस के टॉपिक, तो एक अंडरस्टैंड यूपीएससी करके सत्यम जैन सर की है, उस पर आपको उनका कंकर मेंस 2026 करके कोर्स मिल जाएगा। इट इज़ स्पेसिफिक टू मेंस, और 6 महीने में आपका पूरा मेंस पूरा हो जाएगा। मतलब मैं स्पॉन्सरशिप नहीं ली है मैंने उनकी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर में आई वॉज पार, ही वॉज माई टीचर, और मतलब मेरे मेंस में 110 नंबर जो बढ़े हैं उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि आप उसको ट्राई कर सकते हैं। प्रणव माली जी हो गए, भानु प्रताप 12th पास किया है भाई, अभी खेलने की उम्र है तुम्हारी यार भानु भाई। सर अभी मेंस की प्रिपरेशन के लिए हो गया। थैंक यू जो की और केवन भाई, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, थैंक यू भाई। आपका कौन सा अटैम्प्ट था? है नहीं था, थर्ड अटैम्प्ट था ना, और ऑप्शनल मैथ्स था। सर वेयर शुड यू फोकस ऑन रोट लर्निंग? भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। रोट लर्निंग आप कितनी कर लोगे? आप जीएस के 4 पेपर भी रट लो, फिर मैथ मतलब कोई ऑप्शनल लोगे वो भी रट लोगे, नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, हम क्या रटेंगे? हम रटेंगे फैक्ट्स,
हम रटेंगे कोट्स, हम रटेंगे एग्जाम्पल्स पद्माश्री अवार्डीज के, हम रटेंगे मोदी जी के किसी भाषण में बहुत अच्छी लाइन आ सकती है, उसको रट लेंगे, उसको आंसर में डाल देंगे कि हम विश्व बंधु हैं। या अभी मोदी जी ने पाकिस्तान को बोला था कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, तो ये लाइन आप अपने आंसर में लिख दीजिए, कितनी बेहतरीन लाइन है। तो ये आप याद करेंगे, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आर्टिकल, मनी बिल का आर्टिकल कौन सा, ये आपको रटना है। पर मनी बिल क्या होता है, मनी बिल से क्या काम होता है, बजट में मनी बिल का क्या रोल होता है, मनी बिल को लाने के लिए क्या, कौन ला सकता है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। डिफरेंस आई होप आपको समझ आया होगा। I had longer query, but there is a question in multiple parts. I am an Abhinav from SVNIT Surat. Hello भाई, just got 30 now. Okay. तो 2 साल की आपकी ग्रेजुएशन बची है। प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट है तो पहले प्लेसमेंट लीजिए, फिर 1 साल जॉब करने के बाद आप ट्राई कीजिए यूपीएससी में आने का। क्योंकि यूपीएससी एक जुआ है, जुआ खेलने से पहले थोड़ा अपने को थोड़ा सा मतलब पहले अपने पे काम कीजिए, अपने प्लेसमेंट पे ट्राई कीजिए। ये कर सकते हैं आप। अभी आपके 2 साल ग्रेजुएशन के हैं तो आप अखबार पढ़ना आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको आगे जीवन में। तो एटलीस्ट अखबार पढ़ना, थोड़ा सा करंट अफेयर्स को लेकर अपडेटेड रहना, ये सब आप अभी से ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप अभी प्लेसमेंट का ही ट्राई कीजिए मेरे हिसाब से, आपका अभिनव भाई। एस्से के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए ना, कैसे इंट्रो बॉडी एंड कैसे फ्लो में लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखते हो कभी कभी सब्जेक्ट से भटक जाते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है। ऐसे लिखने के लिए आपको 1.5 घंटे यूपीएससी देता है। जब आपको कोई टॉपिक मिलता है तो उस पहले आधे घंटे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं लास्ट पेज पे जाके। उसमें आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, यही इस चीज़ का ही आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि मैं इंट्रो में मैं ये कहानी डालूंगा, फिर इस कहानी को मैं ऐसे ऐड करके, जैसे मैं शिप इन हार्बर वाला एग्जांपल दिया था, वो इस वीडियो में पहले दिया था, वो दोबारा रिपीट करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसमें आप स्टार्ट करना होगा तो ऐसे करेंगे कि अगर मुझे स्टार्ट करना है कि कोई एक मैं कहानी बनाऊंगा फिक्टिशियस सी, कि एक राजेश करके कोई बंदा है जो, या विजय करके एक बंदा है जो चाहता है कि अपने समाज की मतलब उसके गांव में सूखा पड़ता है, उसके गांव में हेल्थ अच्छी नहीं है, नदियाँ सूख रही हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन है। तो वो चाहता है बहुत कुछ करना पर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं अकेला मतलब क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है। पर फिर अब मैं उसको कहानी को लिखूंगा, पर अगर फिर उसको किसी ने, फिर राजे मतलब विजय को अंदर से फाइनली मोटिवेशन मिला कि आई शुड ट्राई, वो उसने ट्राई किया और गांव की सूरत बदली। क्या इसको मैं कंक्लूजन में डालूंगा कि विजय को फाइनली रियलाइज हुआ, उसने काम किया और गांव की सूरत बदली। तो जो कहानी मैंने शुरू में लिखी थी कि विजय इस गांव में रहता है, ये सेटिंग है उसकी, वो शिप है जो हार्बर में है और बाहर नहीं निकलना चाहता, मतलब उसका मतलब एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, उसको लग रहा है रिस्क है। जैसे हमारे किसान हैं, वो गेहूं चावल ही उगाते रहते हैं, वो किसी बढ़िया क्रॉप पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, एटलीस्ट जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, हमारी मिनिमम इनकम आती रहे। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो इट कैन मतलब लॉस भी हो सकता है। तो वो हार्बर में ही खड़े हैं। बल्कि कुछ किसान हमें ऐसे दिखते हैं जो पॉली हाउस लगा के महंगी सब्जियां, ड्रैगन फ्रूट वगैरह भी उगा रहे हैं। तो ये एग्जांपल, तो ऐसे आप एग्जांपल से स्टार्ट कीजिए। इंट्रो आपका फ्लो वैसे रहता है, पॉलिटिकली, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री, फिर इकोनॉमिक्स में आपके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, किसी कंट्री के साथ ट्रेड डील हो सकती है, ये इकोनॉमिक का रहता है। फिर आप साइंस एंड टेक में आते हैं तो अलग अलग डायमेंशन खुलती हैं, एनवायरमेंट में अलग अलग डायमेंशन होते हैं। तो हर ऐसे को ऐसे आप जितना बार आप आधे घंटे शुरू में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उतना आपका बेहतर ऐसे रहेगा। यार अभिनव भाई, इतनी टेंशन मत लो कि एआई की वजह से सिविल सर्विस से ये क्या है, अभी लॉ, अच्छा कंप्यूटर साइंस फील्ड, हाँ, पर कुछ स्पेशलाइजेशन भी होगी, डाटा साइंस, एआई में ही स्पेशलाइजेशन करके तो, और मैथ्स बैकग्राउंड है आपका, तो आपको तो इजीली आप उसमें मतलब जा पाएंगे, तो कोई इशू नहीं।
हाउ इज लक फैक्टर इन्वॉल्व इन एग्जाम? देखो मेंस के आपके 9 पेपर होते हैं, किसी भी दिन अगर आपका कोई दिन खराब है तो आपका एक दो आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, या आपकी मोटिवेशन ऊपर नीचे हो गई कि आपको लग रहा है कि यार मैं इस पेपर में गलत करके आया हूँ, और हो सकता है उस पे जो जो पेपर लगे आपको सबसे खराब गया उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आएंगे आपके, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो उससे उस पर उसकी वजह से टेंशन लेने की वजह से आपने अगला पेपर खराब कर दिया, तो ये है रैंडमनेस या लक फैक्टर। प्रीलिम्स इटसेल्फ इज सो रैंडम। प्रीलिम्स क्वेश्चन रैंडम हो रहे हैं पर सबके लिए रैंडम है वो, उसमें प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव, उसमें रैंडमनेस बहुत कम है। मेंस इज रैंडम क्योंकि आपके आंसर जो है वो एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वो कैसे चेक कर रहा है। इंटरव्यू इज रैंडम, रैंडम वो होता है जो आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपके बियॉन्ड है। प्रीलिम्स में तो आपने आंसर दिया, ऑब्जेक्टिव मशीन चेक कर रही है, तो इट इज़ नॉट रैंडम। हाँ, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल कि क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए वो क्वेश्चन, मतलब आप पीवाईक्यू नहीं करके जाएंगे तो आपको बाउंसर लगेंगे प्रीलिम्स के पेपर में घुसते ही, तो ये सब अनप्रिडिक्टेबल थोड़ा सा हो जाता है। ये ऐसे वाला मैंने बता चुका हूँ विजय भाई, स्पैम ना कीजिए, मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, आप एक मैसेज को एक बार लिखिए। ट्रेनिंग विल स्टार्ट, पहला की थी सुबह भाई की, इट विल स्टार्ट अराउंड 25 अगस्त एट लवासना। एक डाउट है अभी, कॉन्कर बाय अंडरस्टैंड यूपीएससी और एमएमपी प्लस बाय सारथी आईएएस। भाई मैं अंडरस्टैंड यूपीएससी से पढ़ा हूँ इसलिए मैं उसी की तरफ झुकूंगा, पर अगर आप किसी मतलब और लोगों से भी सुझाव लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब मेरा थोड़ा बायस हो जाएगा क्योंकि मैं पढ़ा हूँ अंडरस्टैंड यूपीएससी से। सर कुछ फैक्ट्स हैं जैसे डिफरेंट टाइप मिसाइल, जेट्स एंड मेनी अदर थिंग्स इन साइंस एंड टेक, शुड आई टेक देम एज फैक्ट्स और डाइव डीपर इनटू देम? ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मिसाइल्स, जेट्स, इसमें आपको खाली प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट्स पढ़ने हैं, वो भी जो करंट अफेयर्स में रहे थे वो पढ़ने हैं। जैसे अभी पाकिस्तान वाली, वो पाकिस्तान को हमने हराया वो सबने देखा, तो सबको S-400 के बारे में पता है, तो क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, अगर मेरी बात आप समझ पाए धामा वाली। हाउ इज चेकिंग डन इन मेंस एग्जाम? प्रीलिम स्ट्रेटजी मैंने इसी रिकॉर्डिंग में, जो ये जो लाइव चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग आएगी इसी चैनल पे, उसी में आपको मिल जाएगा। चेकिंग मेंस की कैसे होती है, देखो किसी को नहीं पता। किसी ने आरटीआई डाली थी तो यूपीएससी ने रिप्लाई किया था, उसमें दे सेट कि मल्टीपल आइट्रेशंस में चेकिंग होती है, बहुत सारे प्रोफेसर लेवल के लोग आके चेक करते हैं, और फाइनली जो चेकिंग बोर्ड होता है उसके चेयरमैन के पास भी कॉपी जाती है, तो 3-4 लेयर में चेकिंग होती है। तो ये यूपीएससी का आंसर था, बाकी इसके अलावा मुझे या किसी को कोई आइडिया नहीं है कॉपी कैसे चेक होती है। हम बस टॉपर कॉपीज देख के जो उन्होंने किया है और उनके मार्क्स आए हैं वही चीज़ हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, और उसमें उससे हमारे मार्क्स आ गए, वही चीज़ हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। कितना इटरेशन में प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते थे? बबल फिलिंग टेक्निक्स क्या होती थी? ओके, ये है अच्छा क्वेश्चन। देखिए पहला इटरेशन रहता था जिसमें मैं 1 से लेकर 100 तक जाऊंगा, और जो क्वेश्चन मेरे को आते होंगे वो मैं पेपर पे ही मार्क कर दूंगा। ये लगभग लेगा 1 घंटा, इसमें मेरे लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हो जाते थे। 1 घंटे के बाद मैं OMR फिल कर दूंगा, जिसमें लगभग 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे। अब मेरे पास 35 से 40 क्वेश्चन हो गए हैं, पर मुझे अभी भी और क्वेश्चन करने होंगे इसमें। अब मैं उन क्वेश्चंस पे आऊँगा जिसमें मैंने फर्स्ट एडिशन में गोला लगाया था, अब उन गोले वाले क्वेश्चंस को मैं आऊँगा, फिर से पढ़ूंगा, और अगर कुछ पहले से बेहतर, क्योंकि जब आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो आपका दिमाग उस चीज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ला के एक जगह रख देता है, तो अगली बार जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो वाला सेम, तो आपको उससे ज़्यादा, जो पिछली बार इन्फॉर्मेशन थी उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तो इट वुड ऑलवेज भी कि आप उस क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सेकेंड आइटरेशन में भी नहीं सॉल्व होंगे, उनको आप थर्ड आइटरेशन में भी सॉल्व होंगे, फोर्थ, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं सॉल्व होंगे। आप आपसे रैंडमली पूछ लेगा कि कल को कि एक इंडियन इंडियन ओशन में एक रैंडम कोई आइलैंड है शेशलिश, उसकी कैपिटल क्या है? अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। अब इसमें आप कितनी भी आइट्रेशन लगा लीजिए, नहीं नहीं सॉल्व होगा। मेंस एप्टीट्यूड डेवलपमेंट या सॉरी एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट से एक चीज़ आपकी बेहतर होगी हमेशा, कि आप ऑप्शन को देख के कई बार क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। कई बार ऐसे ऑप्शन डालता है यूपीएससी जो ऑप्शन देख के सीधा क्वेश्चन हो जाता है, और ये चीज़
स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चन में बहुत होती है प्रीलिम्स में। हिस्ट्री के लिए कुछ बताओ। हिस्ट्री, जीएस की हिस्ट्री पूछ रहे हैं आप या ऑप्शनल? प्रीलिम्स और मेंस मैंने दिल्ली से दिया था। विजय पांडे जी, एक ही बार क्वेश्चन लिखिए, मेरे पास पहुंच रहा है। जीएस के लिए, हिस्ट्री के लिए देखिए, हिस्ट्री दो 5 हिस्सों में हिस्ट्री है। तो पहली हिस्ट्री है एंशिएंट, फिर है मिडेवल, फिर है मॉडर्न, फिर है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, और है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो 5 हिस्ट्री है। अब पांचों की वेटेज इक्वल नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री खाली मेंस में आती है, प्रीलिम्स में नहीं आती है। तो अब प्रीलिम्स पे आते हैं। प्रीलिम्स में आती है मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पढ़िए और पीवाई को सॉल्व कीजिए, खत्म। मॉडर्न हिस्ट्री में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। और एंशिएंट में भी सेम, आप बेसिक सोर्स उठाएंगे। एंशिएंट में ऐसा है कि यूपीएससी कुछ साल से बहुत रैंडम क्वेश्चन भी पूछ रहा है जो आपके सोर्सेज में नहीं होते हैं, पर आपको घबराना नहीं है। उसमें किसी से नहीं होते हैं वो क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं। आपके हाथ में हमेशा इतना ही होगा कि आप बेसिक सोर्स कर पाएँ, आर एस शर्मा वगैरह कर पाएँ, और पीवाईक्यू कर पाएँ, और टेस्ट तीन चार, दो तीन तीन चार टेस्ट दे लें उस सब्जेक्ट पे। आप इतना कर जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन आए आपको टेंशन नहीं लेगी। आपसे ज़्यादा प्रिपेयर उस क्वेश्चन के लिए कोई नहीं होगा। ये है आपकी एंशिएंट की, मॉडर्न की, और मिडेवल। मिडेवल तो खैर अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी कम पूछा जा रहा है फिल्म्स में। सल्तनत, विजयनगर और बहामनी सल्तनत, इन सब पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर ये मुगल्स वगैरह पे क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं फिल्म्स में। और वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैंने बोला कि बहुत कम टाइम में आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं आता है, खाली मेंस में आता है। तो आप ओनली आईएएस के नोट्स लीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बना के उनको याद कर लीजिए, और फिर सीधा आंसर लिखिए। तो होप हिस्ट्री की, हिस्ट्री में बेसिक, मेंस में ज़्यादा, मेंस के लिए अब आते हैं। प्रीलिम्स ये हो गया, प्रीलिम्स के लिए आपको हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेंस में आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही एनालिटिक क्वेश्चन रहता है, कभी फैक्ट्स नहीं पूछेगा वो, कि रैंडमली कोई भी फैक्ट पूछ दो कि 1857 की कॉजेज पूछेगा, और कॉजेज भी नहीं पूछ रहा, आप पूछता है कि क्या वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्योंकि हिस्ट्री में एक डिबेट थी। इंडियंस बोलते हैं कि इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पर अंग्रेज कभी नहीं मानते। अंग्रेज कहते हैं कि ये तो ऐसे ही आप लोग सिपोई म्यूटिनी है, तो बस सैनिक लोगों को विद्रोह करना था, उन्होंने किया। तो ये डिबेट थी, यूपीएससी ने एज इट इज पूछ ली। तो आपका जो फिल्म्स के आपके फैक्ट्स होंगे, जो आपने फिल्म्स के लिए हिस्ट्री में प्रिपेयर किया होगा, उसी को आप पढ़ के उसको मोल्ड करके अपना आंसर बनाएंगे। मतलब वो एज इट इज़ आपका फिल्म्स की नॉलेज है, उसको मोल्ड करना है बस, और आपका पीवाईक्यू देख के आपको उसका आंसर लिखना है। ये आपकी रहेगी मॉडर्न की स्ट्रैटेजी मेंस के लिए। आंसर राइटिंग करते तो आपके आंसर को किससे चेक करवाते थे? भाई खुद ही चेक करता था, क्योंकि इट इज़ बेटर ऑलवेज कि आपको पता है, आपने जैसे ही आप आंसर लिखोगे ना, आपको पता चल जाएगा आपने क्या गड़बड़ की है इसमें। साथ आप और क्या लिख सकते थे, क्या चीज़ आपने इस क्वेश्चन में मिस करी है, वे फॉरवर्ड में आपने क्या मिस किया, कंक्लूजन में आपने नेगेटिव कुछ लिख दिया क्या, या कंक्लूजन में और बेहतर क्या कंक्लूजन हो सकता था। मतलब विजय से बेहतर क्या, कौन जानता है कि विजय का आंसर, विजय का बेस्ट आंसर है या नहीं? ये विजय ही जान पाएगा ना, कि उसका आंसर ये क्या, ये मेरा बेस्ट आंसर है, या मैं इससे और बेहतर आंसर लिख सकता हूँ। आपको आंसर साफ पता चल जाएगा। लिमिट की क्या है, रुकना कहाँ चाहिए, किस चीज़ के लिए? साइंस एंड टेक में मेंस पर्सपेक्टिव से कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है? भाई मेंस पर्सपेक्टिव से उन्होंने एज इट इज सिलेबस में मेंशन किया है। आप सिलेबस एक बार देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब उन्होंने मेंशन किया है। रोबोटिक्स, एआई, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट, जितना मुझे याद आ रहा है, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने लिखा है। तो आप उसमें एम एस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में पढ़ते हैं।
तो ये टॉपिक सिलेबस देखिए और पीवाईक्यू देखिए, आपको दोनों का एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा। आपको मेरे से पूछना ही नहीं पड़ेगा। आपके बेस्ट गाइड और बेस्ट फ्रेंड सिलेबस और पीवाईक्यू रहेंगे हमेशा। मेंस के लिए कौन से कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? मुझे फ्री में मिल गई थी नेक्स्ट आईएएस की प्रीलिम्स निकालने के बाद, इसलिए मैंने नेक्स्ट आईएएस की दी थी। और दूसरी मैंने किसकी दी थी? एक सेकंड। हाँ, ओनली आईएएस की मुझे फ्री मिल गई थी, मैंने उसकी दी थी। तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? सज्जाद मंसूरी भाई, अगर आप 2026 का मान लीजिए पेपर दे रहे हैं तो एटलीस्ट 1-1.5 साल पहले से आप तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपके और कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ। लास्ट में कुछ टिप्स मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, टिप्स है, पहली टिप, कभी भी मेंटल हेल्थ के साथ अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमेशा खुश रह के तैयारी करनी है। कभी किसी ने आपके सर पे गोली रख के आपसे तैयारी नहीं करवा रहा है पेपर की, हमेशा ध्यान रखना। आप बनना चाहते हो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो आपका सपना हो, अगर आप बनना चाहते हो और देश की सेवा करना चाहते हो तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर खुश रह के मेहनत करनी है। एक मेहनत होती है कि आपसे कोई रिक्शा थोड़ी चलवा रहा है यूपीएससी की तैयारी में। आपसे बस आपको बोला है एक टेबल पे बैठो और पढ़ो। सबसे आसान काम है दुनिया का, टेबल पे बैठो और पढ़ो। तो इतना काम तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कल को देश चलाएंगे, आप ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे हो सकता है कि करोड़ों लोगों का जीवन उल्टे से सीधा हो जाए, सीधे से उल्टा हो जाए, तो आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हंसते हंसते मेहनत कीजिए, मेंटल हेल्थ पे आप अपना ध्यान रखिए। दूसरा, हमें मेंटल हेल्थ के लिए ही आपका एक पीयर ग्रुप रहे, दोस्तों का ग्रुप रहे तो अच्छा है। आपका हफ्ते में एक बार बात कर ली, कभी लग रहा है कि बहुत लो टेस्ट में कम नंबर आए हैं तो उनसे फ़ोन किया, मिला लिया, पेरेंट्स से बात कर ली, तो ये सब आप कीजिए। तीसरा, कभी भी ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। मैं आपको ये बात मेरे बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ कि कभी भी ज़्यादा सोर्स कलेक्ट नहीं करने हैं। हमेशा एक सब्जेक्ट एक सोर्स बस। और कोई टीचर अगर 1000 पेज के नोट्स दे तो उसको बोलो भाई मुझे नहीं पता, मुझे 100 पेज के नोट्स दे, ख़त्म कर। मतलब 1000 पेज के नोट्स में नहीं पढ़ सकता एक सब्जेक्ट के लिए। मैं पीएचडी नहीं करनी है मुझे एक सब्जेक्ट के अंदर। एक सब्जेक्ट एक नोट्स, और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ट्राई करेंगे शॉर्ट नोट्स। अगर डिजिटल टूल हमारे पास अवेलेबल है लैपटॉप वगैरह तो हम डिजिटल बनाएं तो बेटर है, क्योंकि आप फिर ट्रैवल वगैरह करते हुए भी खाने पे ध्यान दीजिए हमेशा हेल्दी। अगर आप ओआरएन वगैरह में रह रहे हैं, करोल बाग में रह रहे हैं, कहीं भी घर से दूर रह रहे हैं तो अपने हमेशा खाने का ध्यान रखिए। अटेम्प्ट वेस्ट मत होने दीजिए खाने की वजह से, हमेशा हेल्दी खाना खाइए। चौथा जो मैं बताना चाहता हूँ, पीवाईक्यू और सिलेबस को इग्नोर मत कीजिए। मैंने बताया आप दोस्ती करने, आप अगर यूपीएससी की तैयारी में किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो बेस्ट है पीवाईक्यू और सिलेबस। हमेशा उनसे दोस्ती करो। हमेशा आपके टेबल पे पीवाईक्यू और सिलेबस होने चाहिए, जीएस के भी, आपके ऑप्शनल के भी। इंग्लिश मैं आता हूँ, टिप्स ये मेरी तरफ से टिप्स थी। बाकी कुछ याद आएगा तो आई विल टेल। हाँ, एक टिप और कि जैसे प्रीलिम्स में इट्स अबाउट सॉल्विंग द आंसर, ए बी सी डी में से एक आपको लाना है, टिक करना है, तभी आपका पेपर निकलेगा प्रीलिम्स। ऐसे ही मेंस में आपको पहले दिन से बात याद रखनी है कि मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो भगवान भी आपका मेंस क्लियर नहीं करवा सकता, अगर आप आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। अब मैं आता हूँ आपकी क्वेरी पे। शहजाद भाई पूछ रहे हैं इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, अगर आप इंग्लिश से लिख रहे हैं पेपर और आपने इंग्लिश मीडियम से ही आपकी स्कूलिंग थी, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश इम्प्रूव करने से ये सोच रहे हैं कि आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाए कि आप शशि थरूर की तरह बात करने लग जाए, तो वो ज़रूरत नहीं है। और क्यों करना चाहते हैं आप? पर अगर आप अभी अगर आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए कि आप समझ पाएँ, आंसर लिख पाएँ, तो आप अखबार पढ़ने से स्टार्ट कर सकते हैं। आई ग्रेजुएटेड ड्यूरिंग कोविड बैच एंड इंटरव्यू में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कोई अचीवमेंट है या नहीं, और अचीवमेंट आपके पास ज़रूर होगी। कभी हम 1 टू 1 बात करेंगे, मौका मिलेगा तो मैं आपकी दुनिया भर के अचीवमेंट्स आपके सामने ला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और इंटरव्यू में डज़ नॉट मैटर, उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो सब कुछ अचीव करके, जब सब कुछ अचीव कर लिया होगा तो वो यूपीएससी दे रहा होगा। उनको चाहिए बेसिक आदमी, ऑनेस्ट आदमी जो मेहनत कर पाए, और वो आपके एटीट्यूड में जो सर पे ना चढ़ा दे, जो बिल्कुल सरलता से बात करे, उनको ऐसा आदमी चाहिए। तो रौनक भाई,
कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो, इंटरव्यू की तैयारी भी करेंगे ज़रूर, भगवान हमें मौका दे, इंटरव्यू की तैयारी साथ करेंगे। विजय पांडे, मेरा इंटरव्यू बोर्ड भाई संजय वर्मा सर का था, ही इज़ रिटायर्ड आईएफएस, और आधे घंटे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी और पब्लिक अगर चाहेगी तो मैं शेयर करूँगा, बाकी इट वुड बी लाइक मतलब बाकी लोग को अननेसेसरी क्यों नींद खराब करनी है लोगों की। अगर बाकी लोग भी चाहेंगे तो मैं शेयर करता हूँ इंटरव्यू, मतलब ऐसे कुछ आपको कोई यूज़ नहीं आएगी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आके मैं बता दूंगा। अभी एक डाउट डाउट सॉल्व करके मैं बताता हूँ। हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड स्टे मोटिवेटेड। Swetha, I hope you are Malayali from judging from your name. So, my friend, I will reply to you in English only. How to overcome self-doubt? See that why is the self-doubt rising? Have you scored less, or have you not been able to give the required amount, or not able to fill your targets? If it is that, you know the exact cause, what from where this self doubt is coming, and if in case it is happening that you are not able to give your 100%, you are not able to study with full focus, then you can take some small walk, nap, and then come back, maybe listen to some very good song about this some is it like I used to hear that Lakshay movie song पाएगा, जो वो गाना अभी मैं उसके बोल नहीं याद आ रहे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट लिरिक्स, बट आई यूज्ड टू लिसन टू दोज सॉन्ग्स व्हेन आई वाज इन सेल्फ डाउट। एंड हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इज दैट यू हैव टू टेक द लॉन्गर पिक्चर। 30 years down the line you will be changing someone's life with your sign and with your decision. So 30 years down the line, 30 years from now, if you want to see yourself in that position, you have to study. Yes, yes. सब्जेक्ट्स में कितना डीप जाना चाहिए, दैट विल बी अगेन आपके बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे हेल्प करेंगे। क्या बेस्ट फ्रेंड है आपके? सिलेबस और पीवाई। और जब आपके पीवाई को सारे सॉल्व हो जाएंगे तो इट्स दैट सब्जेक्ट इज डन एंड डस्टेड फॉर यू। और आपने आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट सीरीज में जाओ, टेस्ट सीरीज में कुछ रैंडम क्वेश्चन आएंगे, उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो, ऐसे सिंपल। टाइम वाइज कोई टॉपिक पे नहीं होता, हर टॉपिक में अलग अलग टाइम लगता है भाई। अब एग्रीकल्चर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने से, या इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा टाइम लगेगा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से। तो हर टॉपिक पे अलग अलग टाइम रहता है, पर आप अपना टाइम वाइज नहीं, आप अपना ट्राई कीजिए कि अगले 3-4 घंटे मुझे क्या पढ़ना है, या इस दिन में मैं 10 घंटे दे रहा हूँ तो मैं 3 घंटे ये पढ़ूंगा, 3 घंटे ये, ऐसे। प्रीलिम्स के मॉक्स को कैसे एनालाइज करें, कौन से कोचिंग के मॉक्स लगाएं? कोचिंग के मॉक्स में एलिमिनेशन टेक्निक नहीं अप्लाई होती, हाँ नहीं अप्लाई होती है। इवन कोचिंग के मॉक्स बहुत रैंडम रहते हैं और ये डाउन साइड भी है। कोचिंग वाले अपना पेपर सबसे टफ बनाने के चक्कर में बहुत अजीब फैक्चुअल पेपर बना रहे हैं। इसलिए हमें पीवाई के अगर आपके 2-3 बार हो गए हैं तो ही आप देखिए कि आप मॉक्स लगाएं। बाकी मॉक्स कोई भी लगाइए, फिर देखिए मॉक्स सबके लिए सेम आएगा, और मान लीजिए विजन वगैरह के आपको मॉक्स मिल जाते हैं, या ओपनली भी अभ्यास वगैरह करके होता है, तो आप जाके अभ्यास देते हैं और उसमें से 50,000 लोगों ने लिखा और लगभग सभी के अगर उसमें 80-90 नंबर आ रहे हैं और आपके भी इतने आ रहे हैं, तो ठीक है, असली पेपर में भी आपके आ जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनालाइज कैसे करना है कि दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं हमेशा प्रीलिम्स में, कि एक, मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी तो नहीं आती थी तो मैं पढ़ लूँगा तो आ जाएगी। दूसरी चीज़, मुझे आती थी पर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, या मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, या मैंने ऑप्शन गलत पढ़ा और मेरा गलत हुआ, तो ये गलती आप कम करेंगे। और दूसरा जो आपको नहीं आता था वो आप सीख लेंगे, बस सिंपल। ये तरीका होता है एनालाइज करने का। कौन से कोचिंग के मॉक्स लगाए? मैंने किसी कोचिंग के मॉक्स नहीं खरीदे थे, सीधा स्टेशनरी फोटोकॉपी शॉप पे जाएंगे, या ऑनलाइन भी आजकल मिल जाते हैं, आपके घर डिलीवर हो जाते हैं। पेपर लीजिए किसी भी उसका कोचिंग का, घर बैठ के 2 घंटे में सॉल्व कीजिए, पीछे सोल्यूशन होते हैं, आंसर मैच कीजिए, डन। मैंने कब से प्रिपेयर की थी? मेरे को तो भाई कोविड से 2-5 साल हो गए यार प्रिपेयर करते करते।
स्कूलिंग हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं ना, आपको इंग्लिश के लिए नहीं यूपीएससी फोर्स कर रहा है। हाउ टू टैकल एलियनेशन इफ वन डजंट हैव and have only toxic relatives? Why shut them down? If you have toxic relatives, don't listen to them. They will, once you clear the exam, they will come back running to you and asking for your time. So let them wait for that time. How to tackle annihilation? You should have, if you don't have peer group, you may be having some childhood friend whom with you can talk to. That is only your peer group for mental health, right? For mental health only you need peer group. For preparation, anyways you won't get time to waste on the peer group. But for mental health you will need peer group, and that can be your childhood friend. Any more doubts you guys are having, or should we close the session? If you have, please type. We can finish 10:30. I would like to take leave of you. पीवाईक्यू तो भाई पढ़ने के बाद ही आप अटेम्प्ट करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चन के बाद ही बिल्कुल आप अटेम्प्ट करेंगे पीवाईक्यू, उससे पहले तो वैसे भी कोई पर्पस नहीं होगा। मटेरियल है स्टैंडर्ड बुक से, हाँ स्टैंडर्ड बुक से करेंगे, कोई अलग से बुक नहीं, ऐसी कोई बुक नहीं करेंगे जब जिसमें प्रीलिम्स में इस साल क्वेश्चंस आ गए होंगे तो हम वो सॉल्व करके जाएं, नहीं। हमेशा जो स्टैंडर्ड सोर्स मार्केट में है इजीली अवेलेबल है उन्हीं को आप कीजिए। मेंस पे कैसे एनालिसिस करें? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन दिस वीडियो इटसेल्फ, और आप रिकॉर्डेड वीडियो आएगी बाद में इस चैनल पे तो उसमें देख लीजिएगा। कौन सा अटेम्प्ट था? दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू प्लस मल्टीपल रिवीजन आर द की फॉर सक्सेस। बस यही है। थोड़ा सा इसके साथ स्टैटिक पीवाईक्यू मल्टीपल रिवीजन, थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी जोड़ दो भाई, एटलीस्ट पिछले 1-1.5 साल का, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछ लेता है, स्कीम पूछ लेता है, कोई प्लेस इन न्यूज़ होती है वो पूछ लेता है। पिछली बार यूक्रेन के नेबर्स पूछ लिए थे, तो इट कैन आस्क, इट कैन वेरी मच आस्क। कोई रिवर पूछ सकता है जो न्यूज़ में थी। करंट अफेयर्स आर इम्पोर्टेंट। कितनी बार रिवीजन की थी? प्रीलिम्स के लिए आई डिड 3 to 4 रिवीजन और 2 बार पीवाईक्यू। मेंस के लिए I did first 15 days per subject between pre to mains, 15 days per subject, one revision. Then in September, from 1st September to at least 2-3 revisions of short notes, and then on the exam day itself I revised. तो इस तरह से आप देख लीजिए 3 से 4, एटलीस्ट 4 से 5, तो ये रिवीजन आपको करने पड़ेंगे। आई एम इन सेकेंड ईयर नाउ, थर्ड ईयर कोचिंग इज़ नेसेसरी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोचिंग इज़ नेसेसरी। इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, इफ़ यू हैव एक्सेस, सो कोचिंग अगर आप चाहें लेना, अगर पहले का आपका एक्सपीरियंस अच्छा है कोचिंग्स के साथ तो आप लीजिए। मतलब इट्स नॉट कि कोचिंग ना लूँ तो मेरा पेपर नहीं निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो इट्स शुड बी अ कॉल। विच पेन यू यूज्ड? इट वाज V5 मैंने यूज़ किया था। एसए के लिए V7 ब्लू कलर का, और जीएस के लिए V5। प्रीलिम्स और मेंस कितनी बार निकला? प्रीलिम्स निकला 2 बार, मेंस निकला पहली बार। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू 2024 वाला। स्टैंडर्ड बुक का कोचिंग नोट्स, कुछ जगह पे स्टैंडर्ड बुक्स काम आती हैं, जैसे स्पेशली मैंने बोला ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री के एनसीईआरटी बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, तो वहाँ पे वो काम आती है। कोचिंग के नोट्स, अगर अच्छी कोचिंग के नोट्स हैं तो दे आर, आपको एट दी एंड आपने क्या करना है, आपने पेपर निकालना है। तो अगर आपकी कोचिंग के नोट्स पढ़ के पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो कोचिंग के नोट्स इज बेटर। बाकी मैंने मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत लंबा, मतलब 2020 से मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी मैंने वो भी पढ़ी हैं, और लास्ट में आके कोचिंग के नोट से कंपाइलेशन से फटाफट करंट अफेयर्स भी देखा है। तो मैं दोनों चीज़ें ही मतलब देखी।
टेलीग्राम चैनल अभी है नहीं प्रणव भाई, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली बना के कुछ उस पर शेयर करने का ट्राई करूँगा। विच पायलट V7 इज़ गुड पेन, आप ट्राई कीजिए लिखने का, एक एटलीस्ट आप एक पेज लिख के देखिए अपनी राइटिंग के हिसाब से। अगर आप तेज लिखते हैं तो शायद V7 आपके काम ना आए, उसके लिए आपको V5 लेना पड़ेगा। अगर आप धीरे लिखते हैं तो V7 इज़ गुड। GS4 कहाँ से करना है? GS4 के लिए आप ऐसा कीजिए कि किसी भी एक सिंपल मटेरियल उठाइए, किस ओनली एस का उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद बेसिक बेसिक चीज़ें आप रट लीजिए, मतलब मिनिमम इतना रटना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये आप रट लेंगे। फिर आप खोलेंगे PYQ और PYQ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। GS4 इट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग गाइस। उसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप नहीं पढ़ के जा पाएंगे। वो आपसे गुरु नानक की टीचिंग्स पूछ लेगा। हो सकता है कि जो लोग नॉर्थ इंडिया से नहीं आते हैं वो लोग उतने अच्छे से गुरु नानक की टीचिंग्स बचपन से नहीं पढ़ते हैं, पर अगर आप PYQs वगैरह देख के जाएंगे तो PYQ से आपको आइडिया लगता है कि हर साल किसी न एक रिलीजियस लीडर पे क्वेश्चंस आते हैं, कभी महावीर, कभी बुद्ध। तो द गुरु नानक वाला क्वेश्चन वाज ऑन दैट लाइन इटसेल्फ। तो ये आपको जो PYQ आपको सिखाता है, PYQ और आंसर राइटिंग एथिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्प करेंगे। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी भी किया था, तो कोचिंग से हेल्प ली थी एंड टाइम, मतलब मैथ्स के लिए मैंने कोचिंग ली थी। इवन प्रीलिम्स के लिए मैंने संतोष सर ज्वाइन किया था। मेंस के लिए मैंने सत्यम जैन सर, अंडरस्टैंड UPSC, उनसे हेल्प ली थी। लेवल अप कॉन्कर मेजरली मैंने मेंस में यूज़ किया, लेवल अप मेजरली प्रीलिम्स में यूज़ हुआ था। नोट्स मेजरली मेरे लेवल अप के थे, क्योंकि 2022 वाला मेरा मेंस का अटैम्प्ट मैं लेवल अप के साथ दिया था। इस बार मैंने उन्हीं नोट्स पे थोड़ा एडिशन कॉन्कर के हिसाब से किया था, तो इस तरह से मैंने यूज़ किया। प्रीलिम्स में मॉक में अजम्पशंस वाले क्वेश्चन गलत हो रहे, रीजनिंग एंड अजम्पशन वाले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विनोद भाई की अजम्पशंस वाले क्वेश्चन मतलब। Last advice, if you can give. Last advice is take care of your mental health. Keep your notes short. Make friendship with PYQ and syllabus, and have motivation that you are going to serve the country well, and look forward to serving the country. So you will always feel that you are doing something very good. And keep in mind one thing that guys, this is the most difficult exam of the country. So if you are tackling it, it's like climbing the Mount Everest. So if you are having self doubt, it is naturally no, it is very okay to have self doubts, because the journey is tough. The cycle is very long. It extends to nearly 1 year. You can have self doubt, but take that, and everyone faces it. Even the rank one Shakti Dubey ma'am was going to write films this year because she was not sure that she would get rank, and she got rank one. So basically you have to maintain your composure, do hard work, do good work, remain humble in life, and God will help you. वेब पर बिल्कुल उनकी बुक्स पर रिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर इज़ नेसेसरी, न्यूज़पेपर हैज़ डिफरेंट पर्पस। न्यूज़पेपर इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग and making your English better, making your comprehension skills better, which are useful in CSET. Monthly magazines are to get crisp and precise content from where you can exactly make your short notes and go for writing the answer. So both have different purpose. If you have time, you can give half an hour to newspaper, but note making should not be there from newspaper. Note making should be from the monthly magazine. Assumptions in CSAT. Assumption wali question. Can you post one example question if it is coming to your mind? कौन सी पेन यूज़ की थी? I have already answered. It was Pilot V5. मैथ्स ऑप्शन के लिए आई रेफर्ड अविनाश सर, ही इज currently in next IAS. Earlier he was in level up IAS. I didn't refer standard books. I was working professional, so I didn't have much time to go for various books. I had only 5 to 6 hours a day. 6 hours
if traffic jam would be less, and 5 hours if I get stuck somewhere. How to be always get connected with you? Currently, I am at only one social media, Instagram. But I would recommend कि आप experience है, if you are aspirant, stay away from that social media site. Probably you can connect me. I will make Telegram group shortly. You can connect me there. हिंदी में पेन बताइए। हिंदी के लिए भाई पेन अलग नहीं होता है। V5 से लिखिए शहजाद भाई। V5 पेन का ही नाम है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सी सेट में assumption वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी पर डे? अगेन दिस क्वेश्चन आई एम आंसरिंग फॉर द फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम. I studied for I could get only 5 to 6 hours a day, so I could study only for that. And on weekend, I could study for more hours because weekend I was at home only. Uh, any last question? Your maths score it was 271, 159 in first paper, and 112 in second paper. UPSC and state PCS together depends which state PCS are we talking about, because some state PCS are having very different syllabus altogether than UPSC and very different pattern. Like in UP, they have two different exams on which UP specific GS is asked. So it would be difficult. People do prepare, people do clear, but it's up to you. If you have time, you have courage. Sarishta ID. I will type in the chat itself. You can search this username. You can send me message on Instagram if you want, and you can refer that you were there in UPSC time session. So I will get to know you and I will reply you very soon. Probably I will share my WhatsApp number in near future. I am planning to basically connect with more aspirants, help you people clear this exam, because मैंने भी किसी की हेल्प लेके ये एग्ज़ाम निकाला है, तो मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो आई विल कम विद अ ऑप्शन फॉर दैट। ईमेल अभी मेरे पास ऑफिशियली मेरे पास एक ही ईमेल आईडी है, वो ऑफिशियल है, तो वो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। होपफुली मैं कोई टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। व्हाट वाज योर बैकअप ऑप्शन? आई एम वर्किंग इट आई एम सिटिंग ऑन माय बैकअप, इट वाज माय बैकअप ऑप्शन। भाई वैभव भाई, मैंने तैयारी नहीं की है बीपीएससी यूपीएससी की। मैं कह रहा हूँ पीपल डू प्रिपेयर, पीपल डू क्लियर, गिविंग बोथ द एग्जाम्स टुगेदर। अगर आपके पास टाइम है, आपकी तैयारी हो चुकी है किसी एक पेपर की, आपके ऑप्शनल तैयार है, तो आप दीजिए पेपर। 11th में आई हैड पीसीएम, आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई हैड पीसीएम। इकोनॉमिक्स ऑप्शन की मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आई हैव नो आइडिया। प्रोबेबली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोई इसी चैनल पे आपको कोई और बंदा आएगा तो आप उससे हेल्प लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप, मैं टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। एक आजकल टेलीग्राम पे कंपाइलेशंस ऑफ टॉपर्स चैनल करके चल रहा है, तो उसमें आपको मेरा नाम दिख जाएगा कहीं ना कहीं, या इंस्टाग्राम पे आप होंगे तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा एज अ स्टोरी। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप वो यूपीएससी विथ जीजी, एक गौतम सर का चैनल है, उसमें अगर आप हैं तो वहाँ भी मैं ट्राई करूँगा डलवाने का। मॉडर्न अलजीब्रा की टिप्स। मॉडर्न अलजीब्रा में भाई, डोंट रन फॉर बुक्स, टेक आईएमएस के नोट्स जो आपको अवेलेबल हो इजीली, उनको नोट्स को उठाओ, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक प्रूफ्स प्रिपेयर करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो और शांत मन से पेपर दे जाओ। मॉडल अलजीरा में क्वेश्चंस कैन बी रियली टफ, जो किसी से सॉल्व नहीं होंगे, इवन मैथ्स के प्रोफेसर से सॉल्व नहीं होंगे इस पेपर में, तो टेंशन नहीं लेनी है। पीवाईक्यू मेरे को करके जाने हैं, बस ये मेरा टारगेट होना चाहिए। नोट्स कैसे बनाए मैंने इतनी बार ये डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी इस लाइव के अंदर, आप रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लेना। आई एम सॉरी, आई थिंक यू हैव जॉइंड अस लेट। Sir, can we completely moving course means 500 yes, you can rely on that.
सर आपने तैयारी फर्स्ट से एग्ज़ाम के एंड तक हर बुक को कितनी बार रीड एंड रिवाइज़ किया था? यार ऐसा नहीं होता है कि हर बुक को मैंने एक्चुअली कहीं लिख के नहीं रखा है कि मैंने कितनी बार प्रिपेयर किया था। इट्स अबाउट यू। अगर आप पहले अटेम्प्ट निकालना चाहते हैं तो आपके पास 1 साल का टाइम है और आपको एक सर्टेन लेवल उसमें अचीव करना है, तो सर्टेन लेवल आप पहुँच गए हैं तो हाँ, वैभव भाई वही आईडी है। आप सर्टेन लेवल पे पहुँच गए हैं एक एक पॉइंट के बाद, तो आप सर्टेन लेवल पे पहुँच गए। ये कैसे चेक होगा? बेसिकली ये चेक होगा कि आप पीवाई को सॉल्व कर पा रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज़ में लिख पा रहे हैं, और मेंस के लिए आप आंसर लिख पा रहे हैं नहीं एज इट इज़। अगर आपको एक बार लिखने में ही आप कर पा रहे हैं सॉल्व, तो मोर देन इनफ। कभी-कभी डर लगता है एग्ज़ाम से, लगना भी चाहिए, इट इज़ नॉर्मल बिहेवियर। इस तरह की टॉक आप नेक्स्ट टाइम कब लेंगे? ये यूपीएससी टाइम के ऊपर है। आई आई विल कनेक्ट टू देम। अगर आप लोगों की तरफ से डिमांड आएगी तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखना। उससे कि हम क्या करेंगे, वीडियो के कमेंट में आप लिख देना, तो हम एक सेशन और ले लेंगे, ठीक है? मैथ्स में 300 प्लस की स्ट्रैटेजी सिंपल है, मेरे नहीं आए हैं पर स्टिल स्ट्रैटेजी रिमेन सेम। मेरे 271 हैं क्योंकि इस साल हर ऑप्शन में नंबर कम हुए हैं। इस बार 300 प्लस मैथ्स में बहुत कम लोगों के आए, तो 300 की स्ट्रैटेजी या मैथ्स में अच्छे स्कोर की स्ट्रैटेजी है। एक बार एक बेसिक नोट से आप कवर कीजिए, शॉर्ट नोट्स मतलब फॉर्मूले बनाइए, पीवाई को सॉल्व कीजिए, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट दोनों के, और टेस्ट लिख के जाइए। सिंपल स्मार्ट वर्क्स यही हैं जो मैं बता रहा हूँ कि कलेक्टर बनने से पहले कलेक्टर नहीं बनना है मटेरियल का, और आंसर राइटिंग को इग्नोर नहीं करना है कि जब सब पढ़ लेंगे तब आंसर लिखेंगे, नहीं, ये नहीं करना है। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी है, मेरी अखबार में पढ़ता था, पर लेवल अपने संतोष सर हैं, उनके करंट अफेयर्स के थ्रू मैं फाइनल जो वो नोट्स देते थे उनसे मैं पेपर के लिए तैयार करता था। अखबार पर डेली पढ़ता था। स्कूलिंग किस मीडियम से थी? इंग्लिश थी। बिग थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू गाइस। अब मैं आई विल टेक योर लीव। गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। और राहुल भाई, फिल्म्स में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो रहे हैं तो उस मे बी देयर इज अ नॉलेज गैप, और यू कैन, मतलब क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आएंगे डेफिनेटली। उनके एक क्वेश्चन के कई लोग लड़ भी रहे हैं कि आंसर ए होगा या बी होगा, वो रहेगा, उसमें आपके लिए कोई नहीं। एडवाइस इस कि भाई आप सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाइए, 40 नंबर काफ़ी कम है, नॉलेज गैप इज़ देयर। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो प्रोबेबली शी डिडंट हैव टाइम टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट प्रिपेयर ऑल द बिग 4 सब्जेक्ट एंड देन साइंस टेक, एनवायरनमेंट, मैपिंग एक्सेट्रा। आईएफएस में जितने 2008 से कर लीजिए। आपके 10th और 12th में कितनी परसेंटेज? शहजाद भाई, यू आर रिसर्चिंग ऑन मी आई थिंक, और यू हैव अ इमेज कि आई का मतलब मैं किसी एक बैकग्राउंड से आता हूँगा कि आई वुड बी 10वीं में इतना टॉप स्कोरर होऊंगा, 12वीं में इतना टॉप स्कोरर होऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी में जो हमारा ग्रुप है सिलेक्टेड लोगों का, उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन ओपन से की है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ओपन से की है। तो हर तरह का लोग ये पेपर निकालता है। कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई कीजिए, जितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं उतने घंटे आप कीजिए, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है। मेंस देने से पहले कितने आंसर लिख ले, इनफाइनाइट वुड बी द राइट आंसर। जितने आप लिख सके लिखिए। आप रुकना क्यों चाहते हैं? मैं आपको बोल दूँ 50 लिखने, आप 50 लिखने के बाद नहीं लिखेंगे? जितने लिख पाए उतने लिखिए, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आई विल एंड दिस स्ट्रीम नाउ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई, मिलते रहेंगे। मैं इस चैनल के थ्रू बिल्कुल आप लोगों से आता रहूँगा बीच बीच में मिलने। गुड नाइट, हैव अ वेरी मतलब क्या बोलते हैं कि हैव अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ अहेड। हैप्पी प्रिपेयरिंग, थैंक यू।